कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.7। यह प्रश्नावली ऐच्छिक है। इस प्रश्नावली के प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया ना, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है ना। अनी और यहाँ पे बीजू की आयु का यदि अंतर किया जाए, घटाया जाए, तो यहाँ पे 3 वर्ष मिलता है। ठीक है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। ठीक है। अनी के जो पिता हैं उनकी आयु ना अनी से दोगुना है। ठीक है। आगे दिया हुआ है ना कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दोगुनी है। मतलब यहाँ पे जो भी उसकी बहन है, ठीक है, यहाँ पे बीजू की बहन है, तो बीजू की बहन का जो भी आयु है उससे इसका दोगुना है बीजू की आयु। ठीक है। और बीजू का आधा कर देंगे तो उसकी बहन कैथी के बराबर उसकी आयु हो जाएगी। ठीक है। और दिया हुआ कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग प्रश्न में तो यही मानेंगे। ठीक है। इसी के हम लोग x वर्ष मान लेते हैं, अनी की आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं और बीजू की y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है। एक यहाँ से मिलेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिया गया है दूसरा समीकरण बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 समीकरण बनाते हैं और इसको हल कर लेते हैं। ठीक है। लिखते हैं, माना अनी की आयु बराबर हम लोग x वर्ष मान लेते हैं और एक हमें बीजू दिया था, बीजू की आयु हम लोग y वर्ष मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें बोला था ना अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो यहाँ पे अंतर मतलब घटाना, घटा देते हैं। अनी की आयु में से बीजू की आयु, इनका अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो इस प्रकार से हम लोग को समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण हम लोग को बनाने के लिए देखिए इतना कुछ दिया हुआ है ना कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु से दोगुनी है, दोगुनी। ठीक है। यहाँ तक है। पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अनी, यहाँ पे अनी के पिता धर्म की आयु, यह दिया था ना कि यहाँ पे अनी के पिता धर्म की जो आयु है ना अनी से क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पे अनी की आयु हम लोगों ने क्या माना है, x वर्ष। तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 x वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इसका अनी के पिता धर्म की आयु। ठीक है। और यहाँ पर कैथी की भी आयु दिया हुआ है ना, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। ठीक है। तो यह तो हमने लिख लिया कि है ना धर्म की आयु क्या है, यहाँ पे जो भी अनी की आयु था उससे दोगुना था, ये तो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर बीजू की आयु दिया हुआ है ना, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु से दोगुना है। मतलब यहाँ पे जो भी कैथी की इससे 2 गुना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बीजू 40 वर्ष का है ना, तो इसकी बहन क्या है, इसकी आधी है। ठीक है। 20 वर्ष की है, 20 में इसका क्या होगा, 2 गुना करके यह वाला उम्र आप पाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीजू की आयु अपने बहन की आयु से 2 गुना है। मतलब अपनी इसकी बहन जो भी है, ठीक है, मान लेते हैं बहन 10 वर्ष की, तो इसमें 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीजू की आयु। तो मतलब बीजू की आयु का आधा कर दिया जाएगा ना, तो इसकी बहन कैथी की आयु मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, यह 2 गुना है। ठीक है। 2 का गुणा है तो इसमें 2 से भाग दे दिया जाए। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बीजू की आयु हम लोगों ने माना है उसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो उसकी बहन कैथी की आयु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कैथी की आयु, कैथी की आयु हमने लिख दिया। यहाँ पर दिया था कि बीजू की ये बहन है। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बीजू की बहन कैथी की आयु। यहाँ पे दिया था कि बीजू की आयु से क्या है, यह 2, मतलब यहाँ पे कैथी की जो आयु था इससे 2 गुना था, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो भी बीजू की आयु उसका हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे y बटा यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ज्ञात करने के बाद ना, अब आपको दे दिया गया था ना कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है ना। देखिए कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो अब यहाँ पर जो धर्म रहेगा उसका आयु अधिक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे इन दोनों के आयु का अंतर दिया है 30 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, 2x ऋण y बटा 2 बराबर यहाँ पे 30। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं, फिर हम लोग समीकरण 2 इसको मान लेंगे, है ना। यहाँ पर यदि लसा लेना रहेगा तो इस प्रकार से लसा ले सकते हैं, बटा 1 करके। ठीक है। 1 और 2 का लसा लेंगे तो 2 ही आपको मिलेगा, बराबर के इधर 30 है। ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में विभाजित हो जाएगा। और 2 का यहाँ पे अंश में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4x ऋण अंश, मतलब यहाँ पे हर वाली संख्या से लसम भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 1 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको y मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर भागा में 2 है, बराबर को उधर कर देंगे, अंश में हो जाएगा, हर में अंश में हो जाएगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 4x ऋण y बराबर यहाँ पे 30 गुणते 2, तो यहाँ पे 4x ऋण y बराबर यहाँ पे 3 दूना 6,
60 मिला। ठीक है, चलिए इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग को समीकरण नंबर 2 मिल गया। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को अंतर करने के लिए दिया था ना कि कैथी और यहाँ पे धर्म की आयु बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कैथी की आयु हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन दोनों की आयु में ना 3 ही वर्ष का अंतर था, है ना। तो आप देख रहे हैं कि धर्म की आयु में क्या कर दिया गया, जो यहाँ पे धर्म की आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अनी की आयु में ना इसमें 2 का गुणा कर दिया गया। ठीक है, 2 का गुणा कर दिया गया, तो ऐसे ही 2 गुना हो गया। ठीक है, और इसका अभी आधा कर दिया गया। ठीक है, जो बीजू की आयु था यहाँ पे कैथी की आयु ज्ञात करने के लिए इसका आधा कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो अनी के पिता धर्म की आयु है ना, इससे तो अधिक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बीजू की आयु था इसमें आधा किया गया था और इसमें 2 का गुणा किया गया था, है ना। तो यह तो हमेशा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न पहले इसको दे दिया था कैथी और यहाँ पे धर्म की आयु कर दिया था, है ना। तो इसमें धर्म, इन दोनों में ना धर्म की आयु अधिक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे धर्म और कैथी की आयु की बात करें, धर्म की आयु अधिक था, कैथी की आयु कम था, इसलिए हमने इन दोनों का अंतर दिया था 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमने धर्म की आयु में से कैथी की आयु घटा दिया। ठीक है, तो यही और एक हमने समीकरण बना लिया। चलिए इन दोनों समीकरणों को आपकी जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से हल कर लीजिए। चलिए हम हल कर देते हैं विलोपन विधि से, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर ऋण x है, यहाँ पर भी ऋण y है। ठीक है, गुणांक बराबर ही है। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, इस समीकरण में से इसको घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे y का पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को 1 रहेगा, 1 को घटाने पर। ठीक है, घटा देते हैं हम लोग समीकरण 2 में से 4x ऋण y है बराबर 60 है। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हम लोग यही है, x ऋण y बराबर यहाँ पे 3 दे दिया गया। तो x ऋण y बराबर यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमने लिखा है घटाने पर, है ना, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान था इसलिए हमने घटा दिया। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक है तो अब यह ऋणात्मक हो गया, यह पहले ऋणात्मक था अब यह धनात्मक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे धनात्मक था अब यह ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो 4x में से 1x अब हम लोग को ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, 4x में से 1x घटाएंगे तो 3x आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण y है और यहाँ पर अब ये धन y हो गया, विपरीत चिन्ह घटकर 0 हो गया है ना। अब यहाँ पर से हम लोग घटा देते हैं, 60 में से यदि आप 3 घटाएंगे तो 57 आपको मिलेगा। यहाँ पे 57 मिला। अब चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, 0 को हटा देते हैं, 3x बराबर आपको 57 मिला। ठीक है, 3 गुणा बराबर उत्तर भागा में बहते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पे 57/3 मिला। ठीक है, x बराबर यहाँ पे 57 में 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, एक बार तो भाग चला जाएगा, 3 9 27, 19 मिला आपको x का मान। एक चर का तो वैल्यू हमें ज्ञात हो गया x का मान। अब इसका मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, है ना। चलिए इसे हम लोग पहला इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 19 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। पहला समीकरण हम लोग का यही था, x ऋण y बराबर यहाँ पे 3 दे दिया गया। ठीक है, तो x के स्थान पर हम लोग को 19 ज्ञात हो गया, ऋण y बराबर यहाँ पे धन 3 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को पक्षांतर कर देते हैं, y का ही वैल्यू हम लोग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऋण y बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन y हो जाएगा। तो यहाँ पे 19, यहाँ पे धन जो 3 है बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण y था बराबर उधर हमने पक्षांतर कर दिया, धन y हो गया। ठीक है, अब 19 में से हम लोग को 3 घटाना पड़ेगा, घटा दीजिए 16 मिलेगा। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सीधा करके y बराबर आपको 16 मिला। ठीक है, तो x जो हमने माना था वो अनी की आयु था, ये x जो हमने माना था अनी की आयु, और जो y माना था ये बीजू की आयु माना था। ठीक है, अतः हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अतः अनी की आयु जो x माना था यह 19 वर्ष तथा बीजू की आयु y जो था यहाँ पे 16 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया ना, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो ना तो मैं तुमसे 2 गुना धनी का बन जाऊंगा। ठीक है, और दूसरा कहता है, तो दूसरा वाला कह रहा है ना कि यदि आप मुझे 10 दे दो, ठीक है, मतलब 10 रुपये की बात कर रहा है, 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, 6 गुना बन जाएगा। ठीक, बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक के हम लोग x रुपये मान लेंगे और एक के हम लोग y रुपये मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग 2 समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना दोनों मित्रों
मित्रों रहेगा। मित्रों की संपत्ति x रुपया और y रुपया हम लोग मान लेते हैं क्रमशः x रुपया तथा y रुपया, रुपये का चिन्ह रहेगा, y रुपया है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मानो दोनों मित्रों की संपत्ति क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है ना। तो यहाँ पर पहला मित्र है जो दूसरे मित्र से कह रहा है ना कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। ठीक है, मान लेते हैं पहले के पास x रुपया है कुल रुपया, और यहाँ पे इसके पास कुल रुपया ही y रुपया है। ठीक है, दूसरे मित्र के पास। तो यहाँ पे पहला वाला दूसरे से कह रहा है यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, तो जो भी तुम्हारे पास कुल संपत्ति बचेगा ना उसका यह कितना रहेगा, 2 गुना रहेगा, 2 गुना धनी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार देखिए हम लोग यही करने वाले हैं। देखिए मान लेते हैं कि हम लोगों ने माना कि एक के पास 100 रुपया है। ठीक है, और दूसरे के पास हम लोगों ने मान लिया y रुपया है ना। तो यह पहला वाला मित्र दूसरे वाले मित्र से कहता है ना कि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, है ना। तो यहाँ पे 100 रुपया दे देगा तो इसमें x प्लस 100 रुपया की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके पास जो भी कुल पैसा है उसमें 100 रुपया की वृद्धि हो जाएगी। साथ साथ यह इसके 100 रुपया दे दिया ना तो इसमें 100 रुपया कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें से क्या हो जाएगा, 100 रुपया कम हो जाएगा। ठीक है, इसके पास जो कुल धन रहेगा। ठीक है, तो यह बोला था ना कि मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। यहाँ पे पहले दिया कि मैं 2 गुना धनी बन जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे जो इसके पास जो भी बचा हुआ धन है ना, इससे क्या है, यह 2 गुना है। ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण बैलेंस करना है ना, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग 2 से इसमें भाग दे देंगे, या तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण को क्या कर देंगे, बराबर हम लोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्या हो गया, अब इससे 2 गुना हो गया है। ठीक है, जब इसने 100 रुपये इसको दे दिया ना तो यह 2 गुना हो गया है ना। तो समीकरण बैलेंस कर लेंगे, 2 तरह से कर सकते हैं, या तो यह 2 गुना है तो इसमें भी 2 का गुणा करके तब आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, या तो इसमें भी आप 2 का गुणा करके आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। एक तो एक कर सकते हैं, या तो बराबर आप लिखना चाहते हो तो ये 2 गुना है ना तो इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, तभी आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, ये समीकरण आपका इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि पहले मित्र के पास 100 रुपया, दूसरे के पास y रुपया है, और इसने क्या कर दिया, इसको 100 रुपया दे दिया। 100 रुपया दे दिया तो इसके में 100 रुपया का तो वृद्धि होगा, इसके जो भी पास कुल पैसा था उसमें 100 का कमी हो गया, है ना। कमी होने के बाद अब यहाँ पर बोला था कि अब जो भी इसके पास कुल पैसा बचा हुआ है ना, ये इसका 2 गुना है। तो ये 2 गुना है, तो यदि हम लोग को समीकरण बनाना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, या तो 2 से इसमें भाग देकर समीकरण को बराबर कर दीजिए, इसके धन के कुल बराबर 2 से भाग देंगे तब इसके बराबर होगा, या तो इसके धन में क्या कर देंगे, 2 से गुणा करके इसके बराबर कर देंगे, तो यही आपका समीकरण मिलेगा। पहला समीकरण आपका यही है। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं x + 100 बराबर 2 गुणते y ऋण 100। ठीक है, चलिए बस इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे x + 100 हो गया, यहाँ से 2 से दोनों पद हम गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 2y ऋण 200, यहाँ पे प्लस 100 है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, इसी को सिर्फ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी इधर कर सकते हैं, हम विस्थापन विधि द्वारा हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू निकला है तो हम लोग दूसरा जो भी समीकरण आएगा उसमें विस्थापित कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस 100 बराबर को उधर कर देंगे तो -100 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे ऋण 200 तो पहले से ही है, यहाँ प्लस 100 बराबर को उधर आ जाएगा तो यहाँ पे ऋण 100 और आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 2y और यहाँ पे ऋण 200 और यहाँ पे ऋण 100 है, तो यहाँ पे ऋण 300 मिला। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं ना। और दूसरे देखिए, पहले वाला में तो हम लोग को यही दिया था, यहाँ पे हम लोग को दिया था ना कि यदि पहला वाला दूसरे वाले से बोला था ना कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे क्या हो जाऊँगा, 2 गुना धनी बन जाऊँगा। तो यहाँ से हम लोग को समीकरण नंबर 1 मिला। तो दूसरा कहता है ना, तो दूसरा उत्तर देता है यदि तुम मुझे 10 दे दो, सिर्फ 10 रुपया दे दो ना, तो मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी समीकरण निकलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जवाब इसने ये दिया ना, ये वाला कि यदि तुम मुझे कितना, सिर्फ 10 रुपया दे दो। ठीक है, तो ये इसी 10 रुपया दे देगा तो इसके रुपये में 10 रुपये का तो कमी हो जाएगा, x ऋण 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 रुपये का इसके जो भी पास पैसा था इसमें 10 रुपये का कमी हो गया। ठीक है, तो इसमें 10 रुपये का वृद्धि हो जाएगा, y + 10 हो गया। ठीक है, यह सिर्फ 10 रुपये मांगा कि यदि तुम मुझे सिर्फ कितना 10 रुपये दे दो तो यहाँ से मैं तुमसे कितना 6 गुना धनी हो जाऊँगा, 6 गुना धनी। तो देखिए 6 का गुणा यह ना, अब यदि आप बराबर कर लिखना चाहेंगे ना तो यह पहले से क्या हो गया, 6 गुना हो गया है इससे, है ना। इसके धन से इसके पास 6 गुना धन है। ठीक है, तो आप यहाँ कर ये दोनों समीकरण को बराबर लिखने के लिए ना, इसमें या तो आप 6 से भाग दे दें, 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो इसमें 6 से आप भाग दे सकते हैं, या तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यह 6 गुना है तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि दोनों को बराबर लिखना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं ना, ताकि समीकरण क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, या इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, x ऋण 10y, मतलब x ऋण 10 बराबर यहाँ पे y + 10
बटा यहाँ पे 6 कर सकते हैं ना, दोनों तरफ से बात एक ही है, ठीक है। या तो इसमें यहाँ पे इसको क्या कर दिया था, 10 रुपया दे दिया था, है ना। यहाँ पे ये पहला मित्र दूसरे मित्र को दे दिया था ना 10 रुपया, तो यहाँ इसके में 10 रुपया का कमी हो गया और इसमें 10 रुपया का वृद्धि हो गया, ठीक है। इसके धन में 10 रुपया की वृद्धि होगा तो ये इससे क्या हो गया, 6 गुना हो गया। इन दोनों राशियों की तुलना करें ना तो ये दोनों क्या, ये हुआ इससे 6 गुना हो गया, इसमें क्या हो गया, 6 का गुणा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो 6 गुना राशि है ना, तो दोनों को हमें बराबर लिखना है। तो या तो आप इसमें 6 से भाग भी दे सकते हैं, यहाँ पे 6 से भाग देकर दोनों समीकरणों को बराबर कर लीजिए, या तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, है ना। ताकि यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो इसमें से पहले से 6 गुना था, या दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो चलिए यही वाला हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं 6, यहाँ पे यक्स ऋण 10 और बराबर यक्स प्लस 10। यहाँ पर यक्स नहीं, ये दूसरे वाले मित्र का वाई है ना, यहाँ पर वाई रहेगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको और हल करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 यक्स ऋण 6 दहा में 60, ठीक है। एक कोष्टक खोल देते हैं, वाई प्लस यहाँ पे 10 हो गया। चलिए वाई को बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पे संख्या को एक तरफ कर देते हैं ना, 6 यक्स यहाँ पे धन वाई बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 60 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 60 हो जाएगा, धन 60 और प्लस 10 तो यहाँ पे पहले से ही है। तो यहाँ पे 6 यक्स ऋण वाई बराबर यहाँ पे 60 में 10 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। इस प्रकार मिला समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। आप किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन से भी, विलोपन से भी और वज्र गुणन से भी, ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकल रहा था ना, एक चर का वैल्यू ज्ञात हो रहा था, तो हम क्या कर देंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण, यहाँ पे यक्स बराबर लिखते हैं, यक्स बराबर 2 वाई ऋण 300 समीकरण 2 में, यही समीकरण 1 से ही हम लोग ये ज्ञात किए हुए हैं, ठीक है। यक्स बराबर 2 वाई ऋण 300 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यक्स के स्थान पर इतना कुछ रखना है हम लोग को, ठीक है। यक्स के स्थान पर इतना, तो यहाँ पे 2 वाई ऋण 300 ऋण वाई बराबर यहाँ पे 70 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का 2 में गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 वाई ऋण 6 18, ठीक है। 6 18 हो गया, डबल जीरो तो लगेगा ही, और ऋण वाई बराबर के उधर कितना 70 है। अब यहाँ पे 12 वाई में से यहाँ पे घटाएंगे ना, 12 वाई में से 1 वाई घटा देंगे, है ना, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, तो यहाँ पे 11 वाई ही आपको मिलेगा, ठीक है। 11 वाई मिला। अब यहाँ पे ऋण 1800 है ना, बराबर के उधर पक्षांतर कर दे, धनात्मक हो जाएगा, बराबर के इधर 70 तो है ही, और प्लस यहाँ पे 1800। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं, यहाँ पे 11 वाई बराबर, इसको हम लोग जोड़ेंगे, इकाई के स्थान पर जोड़ेंगे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। दाएं के स्थान पर जोड़ेंगे 7, यहाँ पे 7 और 0 को जोड़ना है, तो यहाँ पे 7 ही मिलेगा, और फिर सैकड़े के स्थान पर 8 ही रहेगा, और हज़ार के स्थान पर तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 11 गुणा में बराबर दूर कर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा, तो वाई बराबर 1870 बटा यहाँ पे 11 से इसमें भाग देना है, तो वाई बराबर हो जाएगा 11 से इसमें भाग देंगे तो एक ही बार पहले तो भाग जाएगा, इकाई दाएं इसी में, मतलब 2 अंकों में देंगे फिलहाल में, तो 18 में देंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में से 11 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 18 है, 18 में से आप 11 घटा देंगे 7 बचेगा, 7 और 7 77 हो जाएगा, तो 11 7 77 और 0 लगा दीजिए, तो वाई का वैल्यू आपको यहीं ज्ञात हो गया, ठीक है। अब इसका मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, हम लोग समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं इसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। वाई के स्थान पर हम लोग लिख देते हैं वाई बराबर 170 हमने ज्ञात किया हुआ है, 170 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो समीकरण 1 हम लोग का यही है, यक्स बराबर 2 वाई था 2, तो वाई का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया है, 170 हमने ज्ञात कर दिया है, ऋण यहाँ पर 300 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं यक्स बराबर, यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो इकाई स्थान पर 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही मिला, ऋण यहाँ पे 300, ठीक है। 340 में से 300 घटा देंगे तो यक्स का वैल्यू आपको 40 ज्ञात होगा। तो यही है, दोनों मित्रों की इतनी ही संपत्ति है, एक का क्रम यहाँ पे 40 रुपया था और दूसरे का यहाँ पे 170 रुपया है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः दोनों मित्रों
दोनों मित्रों की संपत्ति क्रमशः, जो यक्स हमने माना था उसका वैल्यू हम लोगों ने 40 रुपया ज्ञात किया, ठीक है। तो यहाँ पे 40 रुपया तथा 170 रुपया है, ठीक है। रुपये का चिन्ह भी रहेगा, 170 रुपया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों मित्रों का हमने धन जो भी कुल संपत्ति था उनको ज्ञात कर दिया। एक के पास 40 रुपया था और एक के पास कितना 170 रुपया था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया ना, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते हैं, ठीक है। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगता है ना। कह रहा है ना कि कोई रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेजी से चल रहा था ना तो 2 घंटा समय ही पहुंच जाएगी, ठीक है, जहाँ पर उसे पहुंचना है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो स्पीड से चल रहा है ना तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल यहाँ पे ना चाल है, जो यहाँ पे रेलगाड़ी की जो वास्तविक चाल है वही क्या हो जा रही है, एक बार धीमा हो जा रही है, ठीक है, और एक बार तेज हो जा रही है, ठीक है। मतलब अधिक तेजी से चल रही है और एक बार स्लो हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा हम लोग का वेरिएबल क्या है, देख रहे हैं इनके यही समय है। समय क्या है, 2 घंटा कम लग रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 घंटा पहले समीकरण बनाएंगे 2 घंटा कम लग रहा था, दूसरा समीकरण बनाएंगे यहीं से तो यहाँ पे 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो 2 चीज़ यहाँ पे वेरिएबल है हम लोग का, ठीक है। एक तो चाल है, रेलगाड़ी का चाल हम लोग मानेंगे, वास्तविक चाल हम लोग मान लेंगे, और यहाँ पे जो यहाँ पे उसका नियत समय है उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। वास्तविक समय मान लेंगे कि जो यहाँ पे उसका वास्तविक समय है, और इन्हीं का गुणा कर देंगे ना तो चाल और यहाँ पे चाल और यदि आप समय का गुणा करते हैं तो वहीं आपकी तय की गई दूरी ज्ञात हो जाती है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। लिखते हैं, माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल की x किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति हावर है, ठीक है। और यहाँ पे यह एक वेरिएबल था और दूसरा हम लोग का समय है, ठीक है। माना हम लोग यहाँ पे रेलगाड़ी का लिख देते हैं, रेलगाड़ी का नियत समय मतलब वही वास्तविक समय जो है, नियत समय है ना, इसके में भी वृद्धि हो रहा था। एक बार वृद्धि हो रहा है, जैसे स्पीड अधिक बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आपके पास वाहन रहा है, यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो समय तो कम ही लगेगा, ठीक है। और वाहन को यदि आप स्लो करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। रेलगाड़ी का यहाँ पे नियत समय हमने लिख दिया, यहाँ पे वाई, यहाँ पर हम लोग इसको घंटा मानना पड़ेगा, ठीक है। हावर, चलिए घंटा ही लिख देते हैं, है ना। तो देखिए फार्मूला तो यही होता है, चाल बराबर दूरी बटा यहाँ पे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यदि हम लोग को यहाँ पे यदि हम लोग वास्तविक चाल उसकी रेलगाड़ी की ज्ञात कर देंगे ना, और यहाँ पे नियत समय जो भी यहाँ पे वास्तविक समय था वो हम लोग ज्ञात कर देंगे ना, तो इन दोनों का गुणा, देखिए यहाँ पे समय भागा में बराबर किधर कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा, है ना। समय भागा में तो यहाँ पर गुणा में चला जाएगा तो यहाँ की दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल में क्या हो जाएगा, समय का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं रेलगाड़ी की कुल चाल, हम लोग लिख देते हैं रेल गाड़ी, यहाँ पे रेलगाड़ी की हम लोग चाल नहीं, रेलगाड़ी द्वारा तय किया कुल दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया कुल दूरी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, x इंटू वाई, इन दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए या करके यहाँ पर भी लिख देते हैं इस प्रकार से, इसको इस फार्मूले को, यहाँ पे दूरी बराबर हो जाएगा, चाल में क्या करना पड़ेगा आपको, समय का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चाल है, यह भागा में समय बराबर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम लोग कुल दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम लोग वास्तविक चाल ज्ञात कर दें और नियत जो समय था वो हम लोग ज्ञात कर दें, तो इन दोनों का यदि हम लोग गुणा कर देंगे तो हम लोग रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न दिया हो वैसे हम लोग मतलब समीकरण बनाते हैं, जैसे आपको प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नानुसार। तो देखिए हम लोग को समीकरण बनाने के लिए दिया गया है ना कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज हो जा रही है, जो रेलगाड़ी की स्पीड है
10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जा रही है। और यहाँ पर आगे हम लोग को दे दिया गया है ना कि तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते हैं, ठीक है। जो नियत समय है उससे 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखें, यही फार्मूला तो यही रहेगा, दूरी बराबर यहाँ पे चाल गुणते समय। तो दूरी यहाँ पे कुल दूरी तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से मतलब यहीं से आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। अब आपको जैसे कि दूरी तो आपकी फिक्स ही रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पे गाड़ी की स्पीड अधिक करें या कम करें, ठीक है, उससे समय पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यदि स्पीड अधिक करेंगे तो समय कम लगेगा, यदि आप स्लो करेंगे तो समय अधिक लगेगा, ठीक है। यही होगा, लेकिन आपकी जो कुल दूरी है यही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाल में क्या कर दिया पहले ना, चाल यहाँ पे चाल गुणते, चलिए कुल दूरी तो यहीं हम लोग लिखते हैं, पहला समीकरण बनाते हैं, यक्स इंटू वाई, कुल दूरी तो यहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर पहले चाल में क्या कर दिया है, 10 किलोमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा में वृद्धि कर दिया है, ठीक है। चाल है यक्स हम लोगों ने माना है, तो इसमें क्या कर दे रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स प्लस 10 हो गया, वृद्धि किया। तो यहाँ पर समय में दिया था ना कि कमी हो जा रहा है, ठीक है। नियत समय से क्या 2 घंटा कम समय लग रहा है ना। तो समय हम लोगों ने कितना कुल माना है, नियत समय वाई, और इसमें दो घंटे कमी कर देते हैं, तो इसमें से हम लोग 2 घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए हल करते हैं और एक समीकरण हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स इंटू वाई बराबर, यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, यक्स का दोनों पद में गुणा कर देंगे, यक्स का पहले पद में हम गुणा कर देंगे, यक्स इंटू वाई हो जाएगा, यक्स का इसमें गुणा कर देंगे, ऋण 2 यक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का पहले पद में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 10 वाई हो जाएगा, और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक मिलेगा, 10 दूना आपको 20 मिला, ठीक है। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा यक्स इंटू वाई, यहाँ पे सब कुछ बराबर के इधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। यक्स इंटू वाई, और यहाँ से यहाँ तक ये सब हम लोग बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यक्स इंटू वाई धनात्मक बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋणात्मक हो गया, ऋण यक्स इंटू वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ऋणात्मक के बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक 2x। यहाँ पर ये धनात्मक के बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 10x, 10y है, ठीक है। और बराबर के उधर हम लोग इस संख्या को बराबर को उधर ही रहने देते हैं, यहाँ पे ऋण 20 है, ठीक है। जो भी यहाँ पे 3 पदों को हम बराबर के था लेकर आए ना, तीनों का चिन्ह चेंज हो गया। यहाँ पे धन एक्स वाई था तो ऋण एक्स वाई, यहाँ पे ऋण 2x था तो बराबर के इधर पक्षांतर कर दिए, धन 2x। यहाँ पे धन 10y था, बराबर के इधर पक्षांतर कर दिए, ऋण 10y हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे यक्स इंटू वाई और यहाँ पे धनात्मक है और यहीं ऋणात्मक है, तो यह घटकर तो 0 हो गया। तो यहाँ पर बचा आपका यहीं 2x ऋण 10y बराबर आपका ऋण 20 बचा, ठीक है। चलिए इसे भी नहीं समीकरण अभी मानते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि सभी पद क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो दोनों पदों में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 5 10, ठीक है, इंटू वाई, यहाँ पर 10 मतलब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 10। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। और चलिए दूसरा हमें समीकरण प्राप्त करने के लिए ना, देखिए हमें दिया हुआ है ना कि यहाँ पे यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जा रही है, तो उसका जो भी समय उसमें क्या हो जा रहा है, समय में वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। तो समय में हम लोग 3 घंटा की वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर जो भी कुल दूरी तो यहीं रहेगी, यक्स इंटू वाई ही कुल दूरी तो यहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो चाल है, ठीक है, देखिए यही फार्मूला तो हमेशा यहीं रहेगा, यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणते यहाँ पे समय हम लोग करना है, तो दूरी तो कुल यहीं रहेगा, यक्स इंटू वाई रहेगा। अब यहाँ पे चाल में क्या कर दे रहा है, रेलगाड़ी की चाल धीमा कर दे रहा है ना। तो हम लोगों ने x किलोमीटर प्रति घंटा माना हुआ है, तो यहाँ पे x में हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमने घटा दिया, ठीक है। और हमें गुणा करना है यहाँ पे समय का, तो समय में क्या हो जा रहा है, जो भी रेलगाड़ी है उसका मतलब स्पीड धीमा कर दिया गया है, तो समय में 3 घंटा क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, तो यहाँ पे 3 घंटा हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स इंटू वाई बराबर, यहाँ पे दोनों पद में गुणा कर दीजिए, यक्स का इसमें गुणा कर देंगे पहले पद में, तो यक्स इंटू वाई, यहाँ पे यक्स का इस पद में गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 10 का इसमें गुणा कर देंगे, है ना, पहले पद में, तो यहाँ पे ऋण 10y, यहाँ पर संख्याओं गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, 10 से 30 मिला, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग बराबर के इधर ही पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है यक्स इंटू वाई, यहाँ पे धनात्मक है एक्स वाई है, ऋण एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2x, ऋण 2x नहीं 3x है। अब यहाँ पे धन हो जाएगा 10y, यहाँ पे धन 10y हो गया, ठीक है। और बराबर को उधर ऋण 30 को रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे ऋण एक्स वाई है और यहाँ पे धन एक्स वाई है, यह घट कर क्या हो गया, 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा आपको, ऋण 3x धन 10y बराबर यहाँ पे आपको ऋण 30 मिला, ठीक है। चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो चलिए इसको हम लोग ना विलोपन विधि द्वारा ही हल कर देते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहीं पर हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणांक को बराबर करेंगे इस समीकरण को लेकर ना, तो यहाँ पर हम लोग गुणांक बराबर करना पड़ेगा, या तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यही समीकरण को हम लोग रहने देते हैं ना। देख रहे हैं यहाँ पे 10y है, ऋण 10y है, और यहाँ पे धन 10y है, यहीं पर गुणांक बराबर है। चलिए इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं धन 10y है, यहाँ पे ऋण 10y है, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे इस समीकरण को ना, तो यहाँ पे y का पद समाप्त हो जाएगा, सिर्फ x का आपको वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर रहेगा। जोड़ देते हैं, समीकरण 1 यही है, 2x ऋण 10y बराबर इधर ऋण 20 है, ठीक है। और यहाँ पर इस समीकरण को हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे ऋण 3x धन 10y और बराबर के इधर ऋण 30 है, ठीक है। जोड़ेंगे तो जिसके पास जो ही चिन्ह रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं विपरीत चिन्ह है ना x के पदों में, तो यहाँ पे धन 2x है और यहाँ पे ऋण 3x है, ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है, तो ऋण x बचा, यहाँ पे ऋण 10y और यहाँ पे धन 10y घटकर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ऋण 20 है और ऋण 30 है, तो ये दोनों आपस में जोड़ेगा तो ऋण 50 हो जाएगा, ठीक है। ऋण 20 और ऋण 30 को जोड़ा गया तो ऋण 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चल 0 को हटा देते हैं, तो ऋण x बराबर यहाँ पे आपको ऋण 50 मिला, ठीक है। दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर देते हैं, तो x बराबर आपको मिला 50, ठीक है। अब एक चर का वैल्यू मिल गया ना, तो दूसरे चर का आप वैल्यू किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए तो इसका मान हम लोग समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं x बराबर 50 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 हम लोग का यही है, ठीक है। इसी समीकरण में रखते हैं 2x ऋण 10y, तो यहाँ पे 2 है और x के स्थान पर हमें यही मिला हुआ है, ठीक है। 50 है, 2x ऋण 10 हो गया, y और बराबर यहाँ पे ऋण 20 था, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 में 2 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 50 दूना 100 हो गया। अब यहाँ पे ऋण 20 है, बराबर की तरह हम लोग 75 कर देते हैं, धन 20 हो गया, ठीक है। ऋण 20 था, बराबर की तरह हमने 75 कर दिया, धन 20 हो गया, ठीक है। और जो ऋण 10y था, बराबर की तरह हम लोग 75 कर देते हैं, धन 10y हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ऋण 20 को हमने बराबर की तरह 75 कर दिया, और यहाँ पे ऋण 10y था, बराबर की तरह हमने 75 कर दिया। यहाँ पे हमने 100 में यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 120 मिला, ठीक है। और बराबर की दर 10y, ठीक है। अब हम लोग चलिए इसको हम लोग यहाँ पर हल करते हैं थोड़ा। यहाँ पे 10 गुणा में बराबर की तरफ भेज देते हैं, भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो 120 में हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा, तो हर में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 12 मिलेगा आपको y का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू आपको 12 मिला। तो यही यक्ष हमने माना था रेलगाड़ी की वास्तविक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे जो हमने माना था समय, ठीक है, जो नियत समय कुल है यह 12 घंटा है, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल आपको दूर निकल कर आ जाएगा। यक्ष का वैल्यू 50 आया और y का वैल्यू 12। देखिए हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दें, यक्ष का वैल्यू यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। जो y का वैल्यू हम लोग को 12 हावर निकल कर आया, 12 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, यहाँ पे x इंटू वाई, यही है दूरी, किलोमीटर में रहेगा दूरी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देंगे ना, x इंटू वाई का, तो x का वैल्यू आपको 50 निकल कर आया, और दूरी आपको मतलब यहाँ पे समय कुल लगेगा, यहाँ पे 12 घंटा समय लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चाल और यहाँ पे समय का गुणा कर देते हैं ना, तो चाल का वैल्यू 50 आया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे समय आया 12 घंटा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, और एक 0 तो लगेगा ही। तो इतना ही किलोमीटर है, कुल दूरी कितना है, 600 किलोमीटर है, ठीक है। अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई रहेगा कुल दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी 600 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का तीसरा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 हम लोग को दे देंगे ना, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती।
कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल क्या है, मतलब बढ़ घट कौन रहा है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या में बढ़ घट रहा है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में जो है विद्यार्थियों की संख्या की बात हो रहा है ना, कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को करना है। तो इन दोनों को हम लोग x और y मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं, माना कक्षा के प्रत्येक पंक्ति में कक्षा के प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हमने x मान लिया, ठीक है। और हम लोग कुल पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं, पंक्तियों की संख्या हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि, और यहाँ पे पंक्तियों का मतलब है इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रेयर में खड़ा किया जाता है वहीं पंक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी पंक्तियाँ रहेंगी और यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में जितने विद्यार्थी रहेंगे, है ना, विद्यार्थियों को हमने लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आपके कुल विद्यार्थी ज्ञात हो जाएंगे। हम लोग लिख देते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी पंक्तियों की संख्या रहेगा और एक पंक्ति में जितने भी विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणते कुल पंक्तियों की संख्या, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, कुल पंक्तियों की संख्या, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों ने यही माना हुआ है x, और यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या कितना है, y है। तो यहाँ पर आगे यही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग को ज्ञात होगा, ठीक है। तो यही हम लोग x यदि y का वैल्यू ज्ञात कर दें तो इनका यदि हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो कुल हम लोग विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक हम लोग को बनाने के लिए दिया हुआ है ना, कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, ठीक है। यदि पंक्तियों में हम लोग क्या कर देंगे, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या कर देंगे, हम लोग को 3 बढ़ाना है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या 3 बढ़ाना है तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगा, ठीक है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या में 1 कम ही हम लोग को करना है। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाते हैं। देखिए कुल बच्चों की संख्या तो यही x इंटू वाई ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर दे दिया गया है ना कि यहाँ पे जो प्रत्येक पंक्ति की बात किया था कि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 3 बढ़ रहा है ना। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों ने x माना है, तो इसमें क्या कर दे रहे हैं, 3 हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। 3 बढ़ा दिए। और तो हम लोग को बोला था ना कि जो भी पंक्तियों की संख्या है y, इसमें क्या हो जा रही है, यहाँ पे एक पंक्ति कम हो जा रहा है, एक पंक्ति कम हो जा रहा है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या हम लोग क्या कर देते हैं, y ऋण 1 कर देते हैं, घटा दिया हमने, ठीक है। अब बस इसको हल कर लीजिए और एक समीकरण आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। यही हम लोग को दिया था। यहाँ पे यह तो एकदम फिक्स ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या हमने मान लिया और कुल पंक्तियों की संख्या मान लिया, इनका गुणा कर दिया तो यही हम लोग को कुल बच्चों की संख्या ज्ञात होगी, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने जब यहाँ, लेकिन हम लोग को पहला यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए दिया था ना कि यहाँ पर क्या कर दे रहा था कि प्रत्येक पंक्ति में ना बच्चों की संख्या 3 बढ़ जाए, तो क्या हो जा रहा है, पंक्तियों की संख्या में 1 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, लेकिन गुणनफल इनका हमेशा इसके बराबर ही रहेगा, है ना, बच्चों की संख्या समान ही रहेगी, ठीक है। अब इसको हल करके एक समीकरण प्राप्त करते हैं, x इंटू वाई बराबर, यहाँ पे x का यहाँ पे दोनों पद में गुणा कर दीजिए, x इंटू वाई हो जाएगा, x का दूसरे पद में गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ऋण x वाला धन 3 का पहले पद में गुणा कर देंगे तो धन 3x, और इसका दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋण 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 का y में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे y है। अब चलिए इन सबको, इन तीनों पदों को हम बराबर की दरी पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू वाई, और यहाँ पे धन x y है बराबर की दर आ जाएगा तो ऋण x y हो जाएगा, ऋण x से बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे, धन x हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक 3y है बराबर की दर पक्षांतर कर देंगे, ऋण हो जाएगा, ऋण 3y, ठीक है। और फिर बराबर, और यहाँ पे संख्या को उसी तरफ रखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे 3 पदों को हमने बराबर की दर पक्षांतर कर दिया, धनात्मक था तो ऋणात्मक, ऋणात्मक था धनात्मक,
और धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया है ना, तीनों का चिन्ह चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए धन एक्स वाई है और यहाँ पे ऋण एक्स वाई है, दोनों घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह पद समाप्त हो गया। सिर्फ आपको यही बचा यक्स ऋण 3y बराबर यहाँ पे ऋण 3 बचा। ठीक है, इसे हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए दूसरा समीकरण हम लोग को बनाने के लिए दिया हुआ है ना कि यदि पंक्ति में कितना 3 विद्यार्थी कम हो जा रहे हैं, अब विद्यार्थियों की संख्या में 3 कम ही करेंगे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, 3 वृद्धि किया था और यहाँ पे पंक्ति में एक संख्या में कमी किया था, पंक्ति की संख्या 1 कम हो गया था। और दूसरा समीकरण बनना नहीं यहीं से कि यह कह रहा है कि पंक्ति में ना यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो यहाँ पे ना 2 पंक्तियाँ अधिक बनती हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या में हम लोग को वृद्धि करना है 2, और यहाँ पे जो भी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है ना उसमें हम लोग को कितना यहाँ पे 3 कमी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कुल यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या तो यही रहेगा, यक्स इंटू वाई यही रहेगा। तो यहाँ पे ना जो शिक्षार्थियों की संख्या था यहाँ पे यक्स, इसके में क्या करना है, 3 हमें कमी करना है। तो यहाँ पे यक्स ऋण 3 हमने कर दिया, और यहाँ पंक्तियों की संख्या में 2 वृद्धि हो रहा था तो यहाँ पर हमने 2 वृद्धि कर दिया। ठीक है, अब बस इसी को हल कर लीजिए, है ना। यही बोला था कि विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में जो भी है विद्यार्थियों की संख्या में 3 कमी हो जाता है, तो इस प्रकार से पंक्तियों की संख्या में क्या हो रहा है, 2 वृद्धि हो रहा था। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यक्स इंटू वाई बराबर यक्स का दोनों पद में गुणा कर देते हैं। यक्स का यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देंगे, यक्स इंटू वाई हो जाएगा, यक्स का दूसरे पद में गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है, ऋण 3 का पहले पद में गुणा करेंगे, ऋण 3y, ऋण 3 का दूसरे पद में गुणा करेंगे, ऋण 3, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन तीनों पदों के बराबर किधर ही पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे यक्स इंटू वाई और यहाँ पे ऋण यक्स बराबर किधर आ गया, यहाँ पे भी हो जाएगा ऋण 2x और यहाँ पे धन 2y और बराबर किधर ऋण 6। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऋण यक्स और धन यक्स ये विभाजित होकर 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऋण 2x बचा, धन 2y और बराबर के इधर ऋण 6। यहाँ पे y वाला पद 3 है, यहाँ पे ऋण 3 था, बराबर के इधर आएगा धन 3 हो जाएगा, इधर धन 3 है। ठीक है, चलिए हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना पहले और दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पे 3y ऋणात्मक है, यहाँ पे 3y धनात्मक है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या कर देना, दोनों समीकरण को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। यक्स ऋण 3y बराबर ऋण 6, इस यहाँ पे जो दूसरा समीकरण इसको नोट करते हैं, तो यहाँ पे ऋण 2x धन 3y बराबर इधर ऋण 6 हो गया। ठीक है, चलिए जोड़ेंगे तो सेम ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, यदि घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाता। तो यहाँ पे देखिए यक्स धनात्मक है, यहाँ पे ऋण 2x है ना, विपरीत चिन्ह घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाली संख्या का वैल्यू देखिए 2 में से घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, वो भी ऋणात्मक का, तो ऋण x बचा। यहाँ पे ऋण 3y, यहाँ पे धन 3y घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 3 ऋण 6 जोड़ेंगे, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 9 मिला। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे 0 को हटा देते हैं, ऋण x बराबर आपको ऋण 9 मिला। ठीक है, दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, तो x का वैल्यू आपको 9 मिला। अब x का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं। x बराबर 9 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यही हम लोग का है समीकरण नंबर 1। यक्स ऋण 3y बराबर ऋण 3 है। ठीक है, तो यक्स के स्थान पर 9 प्रतिस्थापित कर देते हैं, और यहाँ पे ऋण 3y तो रहेगा ही, बराबर ऋण 3। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए यहाँ पर हम लोग ना 9 को यहीं पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे ऋण 3y के बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, है ना, इसको धनात्मक कर देते हैं, इसी का वैल्यू हम लोग ज्ञात करना है y का। तो यहाँ पे ऋण 3 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे धन 3 हो गया। ठीक है, इसको बात कर रहे हैं, ऋण 3 बराबर को उधर पक्षांतर कर दिए, और यहाँ पे ऋण 3y बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 3y हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 में यहाँ पे 9 जोड़ देंगे, 9 3 12 हो गया, बराबर यहाँ पे 3y, यहाँ पे 3 गुणा बराबर उधर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 बटा आपको 3 मिलेगा, बराबर y। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पे 3 चौको 12, तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको 4 निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या हमने 9 ज्ञात कर दिया, और यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 9 चौको 36 हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 36, ही हम लोग को बताना था। ठीक है, यदि लिखना रहेगा तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने यक्स का वैल्यू कितना निकाला था, 9। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 9 है, और ऐसी कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे 9 में यहाँ पे x का वैल्यू हम 9 ज्ञात किया,
यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे तो यही आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 9 चौको 36, यही ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अतः हम लोग यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं। अतः कुल, कक्षा में लिख देते हैं, कक्षा में कुल शिक्षार्थियों, विद्यार्थी करके लिखा तो चलिए विद्यार्थी लिख देते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या 36 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का चौथा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 हम लोग को दे देगा ना, एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुणते कोण बी, है ना। जो कोण सी का वैल्यू है यहाँ पे कोण बी का 3 गुने के बराबर है ना, बराबर यहाँ पे 2 गुणते कोण ए धन कोण बी, है ना। तो यहाँ पे तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, कोण सी बराबर, यहाँ पे कोण बी जो भी रहेगा उसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे बराबर है 2 गुणते यहाँ पे कोण ए धन कोण बी का योगफल। ठीक, तो हमें दिया हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम चलिए पहले इसको हम लोग नोट करते हैं। तो चलिए जो हमें दिया था उसको हम नोट कर दिया, लिख दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 3 गुणते कोण बी बराबर यहाँ पे 2 गुणते कोण ए प्लस कोण, यहाँ पे कोण ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है, 180 अंश होता है। हम लोग लिख देते हैं चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना, 180 अंश हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद ना आप यहाँ से 2 समीकरण प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, अब इसका मदद कीजिए, देखिए मदद लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण सी के स्थान पर आप यहाँ पे 3 कोण बी भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और कोण सी के स्थान पर इतना कुछ भी आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं ना। देखिए तीनों पद आपस में बराबर है, कोण सी यह बराबर है, बराबर यहाँ पे कोण बी, यहाँ पे कोण बी का 3 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे कोण ए प्लस बी का यहाँ पे 2 गुना है। ठीक है, ये आपस में बराबर है। तो कोण सी के स्थान पर एक बार ये प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, पहले इसको भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चलिए इसी को पहले प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन जो कोण सी है वो किसके बराबर है, इतना के बराबर है, प्लस 3 यहाँ पे कोण बी के बराबर है, बराबर यहाँ पे 180 अंश है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कोण ए, इन दोनों को जोड़िए, कोण बी और यहाँ पे प्लस 3 कोण बी, यह कुल कितना हो जाएगा, 4 कोण बी। ठीक है, बराबर यहाँ पे 180 अंश। इस प्रकार से मिला हमें समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मिला। अब यहाँ पर फिर हम लोग यहीं पे प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पुनः, अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस यहाँ पे कोण सी के स्थान पर हम लोग पुनः क्या रख देते हैं, कोण सी बराबर, इसके भी तो बराबर है कोण सी। ठीक है, 2 यहाँ पे कोष्टक में रहेगा, कोण ए प्लस कोण बी है, कोष्टक बंद, और बराबर किधर कितना, 180 तो रहेगा ही। ठीक है, 180 अंश है। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी तो रहेगा ही, और इसका दोनों पद में गुणा हो जाएगा, 2 कोण ए धन 2 कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण ए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, एक कोण ए है और यहाँ पे 2 कोण ए है, तो यहाँ पर कुल हो जाएगा 3 कोण ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोण बी यहाँ पर भी है, कोण बी यहाँ पर भी है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 कोण बी, 3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 कोण बी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 3 से तीनों पद विभाजित है, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, एक बार 3 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे कोण ए बचेगा, यहाँ पर भी 3 विभाजित हो जाएगा अंश में, तो यहाँ पर भी सिर्फ कोण बी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 छक 18, तो यहाँ पर सिर्फ 60 अंश मिला। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बना समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों में देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर भी कोण है ना। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इस समीकरण में से इस समीकरण को हम लोग घटाएंगे तो एक चर का वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगा, कोण बी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हम लोग हल कर लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक घटा देते हैं हम लोग, कोण ए धन 4 कोण बी बराबर यहाँ पे 180 अंश। ठीक है, और यहाँ पे इस कोण को लिखते हैं
कोण ए धन कोण बी बराबर यहाँ पे 60 अंश है। हमने दोनों समीकरण को लिख दिया और यहाँ पर हमने लिखा है घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए में से कोण ए घटा देंगे तो यह तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कोण बी है, इसमें से एक कोण बी घटाएंगे तो यहाँ पे 3 कोण बी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 180 अंश में से मतलब 180 अंश में से आप 60 अंश घटाएंगे तो आपको 120 अंश मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं 3 कोण बी बराबर आपको 120 अंश मिला। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गुणा में बराबर की तरफ भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा। ठीक है, कोण बी बराबर, तो यहाँ पर अंश में बराबर की तरफ पसंद कर देंगे, हर में हो जाएगा 120 अंश बटा यहाँ पे 3 से आपको भाग देना है, 3 चौको 12, तो यहाँ पे 40 अंश निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पे कोण बी बराबर हम लोग लिख देते हैं 40 अंश। अब इसका मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, यहाँ पर रखना काफ़ी आसान है। ठीक है, इसी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं कोण बी बराबर 40 अंश समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी, और कोण बी का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया 40 अंश, बराबर यहाँ पे क्या है 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे धन 40 अंश से बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 40 अंश हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए का वैल्यू यहाँ पे धन 40 अंश से बराबर को उधर कर देंगे, ऋण 40 अंश हो जाएगा, 60 अंश में से 40 अंश घटा देंगे तो आपको 20 अंश मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो कोणों का तो वैल्यू ज्ञात हो गया है ना, लोग को पहले ही ज्ञात है, लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पे कोण सी बराबर यहाँ पे 3 गुणते कोण बी है। ठीक है ना, यह तो हमें पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतने को हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कोण बी में क्या करना है, 3 का गुणा कर देंगे तो कोण सी के बराबर आप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि चूँकि कोण सी बराबर यहाँ पे 3 गुणते कोण बी है, इसलिए कोण सी बराबर 3 गुणते कोण बी का वैल्यू हमने 40 अंश ज्ञात किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण सी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 120 अंश मिला। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों अंतःकोण तो ज्ञात हो गए, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोण कोण ए बराबर 20 अंश कामा कोण बी बराबर 40 अंश तथा कोण सी बराबर 120 अंश है। ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग 6ठा वाले प्रश्न में। 6ठा वाला प्रश्न दे दिया गया ना, समीकरणों यहाँ 5x ऋण y बराबर यहाँ पे 5 दे दिया गया और यहाँ पे 3x ऋण y बराबर यहाँ पे 3 दे दिया गया है। के ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं और y से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को हम लोग नोट करते हैं और इनका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हमने लिख दिया कि दिए गए समीकरण और इस प्रकार से जो भी दो समीकरण दिए थे दोनों को हमने नोट कर लिया। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए ना हमें कम से कम इन दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। इस भी समीकरण से है ना, दो दो बिंदु हम लोग ज्ञात करेंगे तभी यहाँ पे इस समीकरण की हम लोग रेखा खींच पाएंगे, है ना। इस भी समीकरण का रेखा खींचने के लिए हम लोग को इसका 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ के लिए रहेगा, लिख देते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 को नोट करते हैं। देखिए यही है 5x ऋण y बराबर यहाँ पे 5 है। तो इस प्रकार से सारणी बना लीजिए और यहाँ पे x के कम से कम 2 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे y। ठीक है, तो यदि हम लोग x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे ना, x के स्थान पर यदि हम लोग 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, x के स्थान पर हम लोग 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा। x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, यही हम लोग का समीकरण है। 5x ऋण y बराबर यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा, ऋण y बराबर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर दीजिए तो y का वैल्यू कितना आपको ऋण 5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे ऋण 5 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बिंदु हमें ज्ञात हो गया। दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए y के स्थान पर हम लोग 0 प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यह पद समाप्त हो जाएगा, है ना। यह पद समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे 5x बराबर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 5x बराबर 5 मिला, 5 गुणा बराबर को उधर भेज देते हैं, भागे में हो जाएगा। ठीक है, 5/5 का मतलब बराबर 1 मिला। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो 2 बिंदु मिले हुए हैं,
है ना। कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी समीकरण का यदि आप ग्राफिक खींचना चाहते हैं, मतलब रेखा खींचना चाहते हैं कोई भी समीकरण का, तो कम से कम इसके 2 हल प्राप्त करिए, ठीक है। 2 बिंदु आपको मिलेंगे, 2 बिंदु ज्ञात रहेगा तो आप उनसे रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदु मिला 0 ऋण 5, 0 कामा ऋण 5, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि, ठीक है। और फिर दूसरा आपको बिंदु मिला 1 कामा 0, ठीक है। इस प्रकार से हमें 2 बिंदु मिल गए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में या समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं, 3x ऋण y बराबर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सारणी बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई के 2 मान हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो यदि y के स्थान पर आप 0 प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पर ना y के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, है ना, यही समीकरण है आपका। 3x ऋण y, 3x ऋण y बराबर आपका 3 है। यदि यहाँ पर आप 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो 3, मतलब यह पद तो समाप्त हो जाएगा, 3x बराबर 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 गुणे में बराबर उधर कर भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3/3 करेंगे तो फिर आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो x का मान आपको 1 मिला, ठीक है। और एक बार हम लोग इसके स्थान पर 0 रख देते हैं ना, x के स्थान पर। तो यदि x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा, तो ऋण y बराबर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद समाप्त, तो ऋण y बराबर आपको मिला 3, ठीक है। दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, y का वैल्यू आपको ऋण 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y के स्थान पर ऋण 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों बिंदु को हम लोग लिखते हैं, बिंदु मिला 1 कामा 0 ये मिला, और यहाँ पे 0 दूसरा बिंदु हमें मिला, बिंदु रहेगा 0 कामा ऋण 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी समीकरण हमें दिए गए थे उनसे हमने 2 बिंदु हमने ज्ञात किया। अब इनके हम लोग रेखा खींच देंगे, इसका भी खींच देंगे रेखा, और इसका भी हम लोग रेखा खींच देंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पेपर पे। चलिए तो ग्राफ पेपर पर हमने इस प्रकार से खींच लिया, क्षैतिज खींच दिया तो ये x अक्ष हो गया, x और x डैश नामकरण कर दिया, और ऊर्ध्वाधर हमने खींचा तो y और y डैश हमने नामकरण कर दिया। जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वही होता है मूल बिंदु 0 0, और इस प्रकार से हमने नामकरण भी कर दिया। ये x अक्ष पर यहाँ पे मूल बिंदु से दाहिने धनात्मक होता है x अक्ष पर, ठीक है। धन 1 धन 2 धन 3 इस प्रकार से 5 6 तक हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। और वहीं बाएं साइड ऋणात्मक होता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से ऋणात्मक रहता है। और यही y अक्ष पर ऊपर क्या है, धनात्मक, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 इस प्रकार धनात्मक अनंत तक चलता चला जाएगा। वही y अक्ष पर नीचे रहता है ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 हो गया इस प्रकार से, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी बिंदुओं को हम लोग प्राप्त करते हैं ना। तो देखिए इसमें हम लोग का बिंदु है 0 ऋण 5, यह बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, भुज, जो x अक्ष पर चली गई दूरी रहती है वो भुज कहलाती है, जो y अक्ष पर चली गई दूरी रहती है वो कोटि कहलाती है ना। तो भुज x अक्ष पर हमें कहीं नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन हमें y अक्ष पर कहाँ जाना है, ठीक है। देखिए मूल बिंदु से ही चलना आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से चलना, पहले x अक्ष पर चली जाती है दूरी, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू यहाँ पे 0 मिला है ना, तो x अक्ष पर ना दाएं जाएंगे और ना ही हम लोग बाएं जाएंगे, ठीक है। लेकिन y अक्ष पर जाएंगे कितना, ऋण 5, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इस प्रकार से हमें ऋण 5 आना है, तो ऋण 5 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऋण 5। तो यही आपको एक बिंदु मिला, ठीक है। इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं 0 कामा ऋण 5 हमें मिला, ठीक है। चलिए अभी हमने नामकरण कर दिया, यहाँ पे ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6 तक हम नामकरण कर दिया, ठीक है। तो ये हमें मिला था, x अक्ष पर कहीं नहीं जाना था, 0 था, और y अक्ष पर हमें कितना जाना था, ऋण 5 जाना था, ठीक है। ये धनात्मक रहता तो ऊपर जाते, लेकिन हमें नीचे जाना था, यहाँ पे ऋणात्मक वैल्यू था इसलिए हम लोग नीचे गए। तो यहाँ पर हमें मिला 0 कामा ऋण 5 ये बिंदु मिला। और देखिए दूसरा बिंदु हम लोग का कहाँ मिलेगा, ये x अक्ष पर धन 1 जाना है ना, तो यही मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे, धन 1 गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको धन 1 बिंदु मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y अक्ष पर आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो x अक्ष पर पहले चलते हैं, और यहाँ पे y अक्ष पे यदि धनात्मक रहता तो ऊपर जाते हैं और ऋणात्मक रहता तो नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, 0 है, तो यही आपको बिंदु मिला, ठीक है। यही बिंदु है आपका 1 कामा 0, ठीक है। चलिए तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। चलिए इन दोनों को बिंदुओं से होते हुए हमने इस प्रकार से एक रेखा हमने खींच दिया। चलिए तो समीकरण का एक रेखा तो हमने खींच दिया। यहाँ पर इस समीकरण का हम नामकरण भी कर देते हैं, जो कि पहला हम लोग को 5x ऋण y बराबर 5 था, ठीक है। इस समीकरण का हमने रेखा खींच दिया। अब दूसरा समीकरण से भी हम लोगों ने 2 बिंदु ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला बिंदु है 1 0, ठीक है, मतलब यहाँ पे भुज पर हम लोग को 1 जाना है और कोटि पर 0, ठीक है। तो भुज हम लोग 1 गए और कोटि पर कहीं नहीं जाना, यही बिंदु है 1 और 0, ठीक है। यही बिंदु यहाँ पे ये पहले वाला प्रश्न का भी हल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समीकरण युग्म का हल की बात करें तो यही है, ठीक है, 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु तो हम लोग का यही है, और दूसरा बिंदु है भुज पर, x अक्ष पर हमें कहीं नहीं जाना है, ठीक है। x अक्ष पर न दाहिने न बाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोटि हमें कितना, ऋण 3 जाना है, तो यहाँ पे ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3, ठीक है। यही बिंदु मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे x अक्ष पे न दाहिने गए न बाएं, ठीक है, y अक्ष पर रहेंगे, ठीक है। जब भी x का वैल्यू 0 रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको y अक्ष पर ही आपको जो भी बिंदु रहेगा वो y अक्ष पर ही मिलेगा, ठीक है।
और यदि y का वैल्यू 0 हो जाता है ना तो ये x अक्ष पर ही रहता है, ठीक है। कोई बिंदु रहता है, यदि y का वैल्यू 0 हो गया तो ये x अक्ष पर ही वो बिंदु आपको मिलेगा, ठीक है। y का वैल्यू 0 रहेगा तब, ठीक है। और x का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो वो आपको y अक्ष पर ही बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भुज, यहाँ पे 0 था ना, यहाँ से हम लोग को दाएं न बाएं जाना था, ठीक है। दाएं जाएंगे तो x धनात्मक, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमें कोटि कितना, ऋण 3 जाना था, तो ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3, ठीक है। तो यही हमें बिंदु मिला, ठीक है। और इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं 0, ऋण 3 है, ठीक है। 0, ऋण 3। तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम लोग रेखा खींच देते हैं। इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम लोग इस प्रकार से रेखा, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम बना देते हैं। चलिए यहाँ पे इस समीकरण का, जिस समीकरण का हमने रेखा खींचा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। या पहले वाला को तो हमने यह मिला हुआ है, ठीक है, यह वाला है, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरे वाला का यह है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा दूसरे का 3x ऋण y बराबर 3। ये हम लोग को प्रश्न यही दिया था ना कि यहाँ तक ग्राफ तो खींच लेना था, ठीक है। यहाँ पे इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे y अक्ष से त्रिभुज देख रहे हैं, y अक्ष से देखिए त्रिभुज बन रहा है, देखिए यही है y अक्ष यही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक यह बिंदु मिलेगा, इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, एक यह बिंदु, ठीक है। इस बिंदु और इस बिंदु से लेते हुए, ठीक है, यही है। हम यहाँ पे इस प्रकार से कलर कर देते हैं, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इस प्रकार से बना, ठीक है। तो यहाँ पे इन बिंदुओं का हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए a बिंदु नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे b, ठीक है, और यहाँ पे c, चलिए यहाँ पर c बना देते हैं। और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखते हैं। a का क्या निर्देशांक है, 1, 0, ठीक है। और यहाँ पे b का निर्देशांक क्या है, यही है 0, ऋण 3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा वाला है कितना है, 0, ऋण 5 है, ठीक है। यही है त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है। चलिए सबको हम नोट कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण युग्म की रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। चलिए a मिला, ठीक है। इनका हम नामकरण कर दिया। a का यहाँ पे 1, 0, इस बिंदु का निर्देशांक है 1, 0, ठीक है। और b का हमने निर्देशांक यही है 0, ऋण 3, 0, ऋण 3, तथा एक लास्ट वाला जिसको हम लोग लिख देते हैं 0, ऋण 5 है ना यहाँ पे। तथा यहाँ पे c, उसको हम नामकरण कर दिया था 0, ऋण 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो भी समीकरण युग्म दिया था उससे हमने प्रत्येक समीकरण से दो बिंदुओं को ज्ञात किया। और इस प्रकार से इस समीकरण का रेखा हमने खींच लिया, ठीक है। इस भी समीकरण का हमने रेखा खींच लिया, ठीक है। रेखा खींचने के बाद हमें पूछा था ना कि y अक्ष से इन रेखाओं द्वारा कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो उस त्रिभुज के शीर्षों ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक शीर्ष बन रहा था, यहाँ पे, ठीक है। तो y अक्ष यही है, ठीक है। इसी के साथ यही त्रिभुज बन रहा था, यही त्रिभुज। और यहाँ पे इसके शीर्षों को हमने नोट किया, ठीक है। और त्रिभुज द्वारा बने क्षेत्रफल का परिकलन करना था, है ना, हमें बताना था कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको कलर भी कर दिया, ठीक है। यही है क्षेत्रफल त्रिभुज का, ठीक है। और हमने लिख दिया कि समीकरण युग्म की रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज, यहाँ पे ABC लिख देते हैं। यही त्रिभुज हम लोग का ABC बन रहा था, ठीक है। त्रिभुज ABC यही त्रिभुज है, के शीर्षों के निर्देशांक जो भी थे हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने तीनों शीर्षों के निर्देशांक तो हमें पता था, बस ABCD हम ABC नामकरण हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक शीर्ष यही था 1, 0, दूसरा B था 0, ऋण 3, तथा तीसरा को हमने लिख दिया C, 0, ऋण 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 भी हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 हम लोग को दे दिया गया है ना, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म दे दिए गए हैं, कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए इन सबको हम लोग हल करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में जो भी रैखिक समीकरण यहाँ पे दे दिए गए ना युग्म, इन दोनों को नोट करते हैं। px + qy बराबर p ऋण q है, और यहाँ पे qx ऋण py बराबर p + q है। इन दोनों रैखिक समीकरणों को नोट करते हैं। चलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट कर दिया, ठीक है। दोनों समीकरणों को हमने नोट कर दिया, और जिन्हें समीकरण 1 और 2 हम लोग मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो हम लोग इसको विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे +qy दिया हुआ है
और यहाँ पे ऋण पी वाई दिया हुआ है ना, तो हम लोग को यहाँ पे गुणांक को तो बराबर करना रहता है ना। तो इस समीकरण में हम लोग क्या पी से गुणा कर दें, ठीक है, पी से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू वाई, और यहाँ पर पी वाई तो है, यहाँ पे क्यू से हम लोग गुणा कर देंगे, है ना। और एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में हम लोग क्यों तो है पी से गुणा करना चाहते हैं, पी तथा समीकरण दो में यहाँ पर हम लोग क्यू से, समीकरण दो में क्यू से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण एक में हम लोग पी से गुणा कर देते हैं और समीकरण यहाँ पे दो में क्यू से गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस समीकरण में पी से गुणा कर देंगे ना, तो प्रत्येक पदों में गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर देंगे, चलिए एक बार हम यहाँ पे गुणा करके दिखाते हैं आपको। यही है समीकरण हम लोग का, पी एक्स प्लस यहाँ पे क्यू वाई बराबर पी ऋण क्यू है ना। तो जब पी से आप गुणा कर देंगे ना, दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे दोनों पक्षों में पी से गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो पी का इसमें गुणा कर देंगे पहले में, तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर इंटू एक्स। जब दूसरा में कर देंगे तो यहाँ पे पी क्यू वाई हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा बराबर की दर। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पी स्क्वायर इन पी क्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर ऋण पी क्यू, ठीक है, इसमें हमने गुणा कर दिया। दूसरा समीकरण इसमें हम लोग ना क्यू से गुणा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक्स हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर एक्स ऋण यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू वाई, ठीक है, बराबर की दर। यहाँ पे गुणा कर देंगे क्यू से तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, पी सिर्फ पी क्यू रहेगा। यहाँ पे क्यू से गुणा कर देंगे तो पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इस प्रकार से क्यू स्क्वायर हम लोगों ने लिखा है जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ तो यह पद तो घटकर जीरो हो जाएगा, है ना, इसीलिए हमने इसका गुणांक बराबर किया और यहाँ पे दोनों का विपरीत चिन्ह था, सिंपली हमने जोड़ दिया, है ना। तो यह पद तो जीरो हो गया, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ते हैं, यह दोनों एक्स का पद है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ठीक है, पूरी बात लिख देते हैं, पी स्क्वायर एक्स है और प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, ठीक है, यह तो पद जीरो हो गया, ठीक है, बराबर की इधर देखते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऋण पी क्यू है और यहाँ पे धन पी क्यू है, यह क्या हो जाएगा, घटकर जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ऋण पी क्यू, यहाँ पे धन पी क्यू, ठीक है, घटकर जीरो हो जाएगा, है ना। समान पदों को आपस में जोड़े घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यह देखिए पी क्यू है, ऋण पी क्यू, यहाँ पे धन पी क्यू, घटकर जीरो हो गया, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बचा और धन सिर्फ आपको क्यू स्क्वायर बचा, यह बचा, ठीक है, एक पद यह बचा, एक पद यह तो ऋणात्मक या धनात्मक घटकर जीरो हो गया। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, देखिए पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, बस जीरो को हमने हटा दिया, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों पदों में से एक्स उभयनिष्ठ है, एक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं, एक्स हम लोग उभयनिष्ठ लेंगे तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेगा, कोष्टक बंद, बराबर को उधर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा में है, बराबर को उधर भेज देते हैं भागा में, तो एक्स बराबर मिला पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे, यही है पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर ही है, ठीक है। तो जो राशि अंश में है वही राशि हर में विभाजित होकर क्या हो जाएगा, एक मिलेगा आपको, तो एक्स का वैल्यू आपको एक मिला, ठीक है। अब इसका वैल्यू किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए इसका मान हम लोग समीकरण नंबर एक में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं एक्स बराबर एक, समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण एक हम लोग का यही है, समीकरण एक यही है, तो यह हो जाएगा पी और यक्स के स्थान पर हम लोग को एक रखना है ना, तो ये यहाँ पे एक बार चलिए लिख ही देते हैं, यहाँ पे पी गुणते एक हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्यू इंटू वाई है, ठीक है, क्यू इंटू वाई बराबर पी ऋण क्यू था, है ना, यही हम लोग का समीकरण एक था, बस यहाँ पे एक्स था, एक्स के स्थान पर एक्स का हमने वैल्यू एक रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पी में एक का गुणा कर देंगे तो एक ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्यू वाई, ठीक है, और देखिए इसको यहाँ पे पी में एक का गुणा कर देंगे तो यहीं पी ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसको बराबर उधर पक्षांतर कर देते तो यहाँ पर हो जाएगा पी ऋण क्यू है और यहाँ पे धन पी है, बराबर को उधर आ जाएगा तो ऋण पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू वाई बराबर देखिए धन पी और ऋण पी, ये घटकर जीरो हो गया, सिर्फ आपको ऋण क्यू बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू गुणा में है, बराबर को उधर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा, तो वाई बराबर ऋण क्यू बटा
आपको क्यू मिला, अंश और हर दोनों में क्यू है, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का वैल्यू सिर्फ ऋण 1 मिला, ठीक है, ऋणात्मक 1 मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं ऋण 1 मिला, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक राशि है। तो यहाँ पे यही एक्स और वाई के वैल्यू निकल कर आए। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 1 कामा y बराबर ऋण 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वां का पहला प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। सेकंड वाले प्रश्न में यही हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म दिया गया, ax प्लस by बराबर c है, bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c है, ठीक है। इन दोनों रैखिक समीकरणों को नोट करते हैं। दोनों हमने दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को नोट किया है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी गुणांक हम लोग को विलोपन विधि द्वारा हल करना चाहे ना, तो इनका गुणांक हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ax है तो यहाँ पर bx है, यहाँ पे by है तो यहाँ पर ay है ना। तो आप जिसका चाहें उसका गुणांक आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका y का ही गुणांक बराबर कर देते हैं ना, और एक समीकरण में से दूसरे को हम लोग घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे समान चिन्ह है, दोनों धनात्मक है। यहाँ पर भी बात करें दोनों धनात्मक ही है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि लिख दिया हमने, विलोपन विधि द्वारा हल। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम लोग ना यहाँ पे a से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a by हो जाएगा, इसमें हम लोग b से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे a by हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण 1 में हम लोग a से तथा समीकरण रहेगा 2 में b से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। हम लोग समीकरण 1 में a से गुणा कर देंगे और समीकरण समीकरण 2 में b से गुणा कर देंगे, ठीक है। और समीकरण 1 में से इसको हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग समीकरण 1 में ना आप a से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद में a से गुणा हो जाएगा, ठीक है। a से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए बी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों पद में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए से हम लोगों ने गुणा किया, अब यहाँ पर कोष्टक बनाकर गुणा करेंगे ना, तो एक आई इस पद में गुणा होगा, एक आई इस पद में भी, और दोनों पक्ष में होगा, ठीक है। बाएं पक्ष में हो गया, दाएं पक्ष में भी होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग को बी से गुणा करना है, तो बी से यहाँ पर प्रत्येक पद में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक में करेंगे तो फिर यहाँ पर पहले पद में भी करना पड़ेगा, दूसरे पद में भी, और यहाँ पे दाहिने पक्ष में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बी का गुणा होगा, यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ बी से गुणा करते हैं दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ए बी वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब बी से आप गुणा कर देंगे बराबर को इधर, तो यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे बी प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए हमने लिखा है घटाने पर, तो यहाँ पर घटाते हैं, घटाएंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे धनात्मक है तो यह ऋणात्मक हो गया, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे ना, देखिए तो यहाँ पे इन दोनों में से x उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यदि हमको a स्क्वायर इसको x लिखें और ऋण b स्क्वायर x लिखें ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x उभयनिष्ठ है, तो x हम लोग यदि उभयनिष्ठ ले लें तो बचेगा क्या, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। और यहाँ पे यह पद तो समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस यह तो जीरो हो गया, बराबर को उधर देखते हैं, यहाँ पर a हो गया AC, ठीक है, और यहाँ पे ऋण b और यहाँ पे ऋण BC हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर यह धनात्मक था, यह दोनों अब ऋणात्मक हो गए, है ना, क्योंकि हमने लिखा घटाने पर। अब जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे कोष्टक में a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर को उधर यही है AC ऋण b ऋण BC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे गुणे में बराबर को उधर भागा में भेज देते हैं, तो x बराबर आपको निकल कर आएगा, x बराबर AC ऋण b ऋण BC, ठीक है, यह तो है। यहाँ पे गुणा में बराबर को उधर हर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर मिला, ठीक है। तो यही आपको x का वैल्यू मिला, ठीक है। चलिए x का तो वैल्यू ज्ञात हो गया, अब इसका किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, और y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो इसका मान हम लोग समीकरण 1 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं और y का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का ही है और इसमें x के स्थान पर हम लोग यही प्रतिस्थापित कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं x बराबर AC ऋण b ऋण BC बटा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर
पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे ए एक्स है तो ए हो जाएगा, और एक्स के स्थान पर हम लोग को इतना कुछ वैल्यू रखना है, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पे ए सी ऋण बी ऋण बी सी बटा में यहाँ पे है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पूरा कोष्टक में कर देते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे बी वाई बराबर यहाँ पे सी है, ठीक है। यही समीकरण था, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी था, है ना। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर हम लोगों ने इसका वैल्यू रख दिया, ठीक है। और वाई का मान अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस में बराबर को उधर भेज देते हैं, ऋण में कर देते हैं, है ना। यहाँ पे बी वाई को एक तरफ रखते हैं और यहाँ पे बराबर को उधर यदि पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे सी तो रहेगा ही, ठीक है। अब ये धन में बराबर उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, ठीक। ये धन में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण में जाएगा ऋण। यहाँ पे ए भी है और बड़े कोष्टक में ए सी ऋण बी सी बटा यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर गुणा में बी ना बराबर उधर हम लोग भागा में भेजना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग इतनों को हल कर लेते हैं, यहाँ पे बी गुणा बराबर उधर भागा में हम लोग भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाई बराबर यहाँ पे बटा एक कर देते हैं और इनका लसा ले लेंगे ना, तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, यही लसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ए हर में देख रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर है और यहाँ पे बटा में एक है, इन दोनों का लसा यही हो गया, ठीक है। तो एक से इसमें भाग देंगे तो इतना बार जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बार भाग जाएगा, इसका क्या कर देंगे सी में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे सी गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पे ऋण, ठीक है। यहाँ पे हर वाली संख्या यही है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसी लसा यही है, इसमें भाग देंगे तो एक बार में विभाजित हो जाएगा, एक का इसमें गुणा कर देंगे तो यही संख्या है जो रहेगा वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है कोष्टक में ए सी ऋण बी सी है, ठीक है। आगे हल करते हैं हम लोग, बी वाई बराबर सी का दोनों पद में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ऋण सी बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए का यहाँ पर भी तीनों पद में गुणा करना पड़ेगा, वो भी ऋण ए है, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक मिलेगा, ए स्क्वायर सी मिला, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर सी मिला, ठीक है। यहाँ पर ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धन संख्या मिलेगी, धन ए बी यही मिलेगा। यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक संख्या मिलेगी, ए बी सी मिलेगा, ए बी सी मिला, ठीक है। और हर में क्या है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सी ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ऋण ए स्क्वायर सी है, मतलब यहाँ पे गुणे में है बस बराबर, यहाँ पे ना यहाँ पे ए स्क्वायर सी है तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर है, ठीक है। दोनों पद समान ही है, ठीक है, बस यहाँ पे गुणांक इधर उधर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी है, दोनों सेम ही है। तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, ये घट कर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये घट कर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग फिर इसको नोट करते हैं, तो यहाँ पर है बी वाई बराबर, पहले यहाँ पे धनात्मक है, धनात्मक वाले को पहले हम लोग नोट कर देते हैं, ए बी प्लस यहाँ पे ए बी सी हो गया, और फिर हम लोग को ये बचा हुआ है ऋण सी बी स्क्वायर और बटे में यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर हो गया, बी गुणा में बराबर उधर भागा में भेज देते हैं तो वाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे हर में आ जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, यही हो गया। लेकिन अब देखिए ना यहाँ पे तीनों पदों में ना सब बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस पद में बी है, यहाँ पर बी उभयनिष्ठ है, तो हम लोग अंश में क्या करते हैं बी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ए बचेगा, यहाँ पर से आपने बी उभयनिष्ठ लिया तो प्लस यहाँ पे ए सी बचेगा, क्योंकि बी आपने उभयनिष्ठ लिया। ऋण यहाँ पे बी का दो बार गुणनखंड है तो एक बार आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तभी भी यहाँ पे सी बी बचेगा, ठीक है। कोष्टक में कर देते हैं, यहाँ पे अंश और हर में से क्या है बी विभाजित हो जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा, सिर्फ अंश में यह बचा और यहाँ पे हर में यह बचा। तो हम लोग लिख देते हैं वाई बराबर आपको क्या मिला, ए प्लस ए सी ऋण सी बी और बटे में ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर मिला, ठीक है। चलिए इसको इस प्रकार घेर देते हैं। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर जो हमें मिला था ए सी ऋण बी सी था, ठीक है, बटे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तथा हमें यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। y बराबर हमें मिला यहाँ पे ए प्लस ए सी ऋण सी बी है, चलिए बी सी करके लिख देते हैं, है ना, बटा यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न में। थर्ड वाले प्रश्न में ही हम लोग को रैखिक समीकरण दिया गया है, एक्स बटा ए ऋण वाई बटा बी बराबर यहाँ पे जीरो दे दिया गया है, और दूसरा हमें समीकरण दिया ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए दोनों रैखिक समीकरण युग्म को नोट करते हैं। चलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना एक्स बटा ए है, यहाँ पे वाई बटा बी दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अंश में ही है,
तो यहाँ पर भी सब कुछ अंश में कर देते हैं। यहाँ पर ए और बी का लसाअ ले लेंगे, चलिए बराबर के उधर जीरो तो रहेगा ही, यहाँ पे लसाअ ले लेते हैं, ए और बी का लसाअ ले लेंगे तो ए बी ही मिलेगा, ठीक है, ए और बी का। तो यहाँ पर यदि ए, यहाँ पे ना लसाअ में ए से भाग देंगे तो ए तो विभाजित हो जाएगा, बी बार भाग जाएगा, बी का क्या कर देंगे, अंश में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बी एक्स मिला ऋण। यहाँ पर हर वाली संख्या से लसाअ में भाग देंगे तो बी तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन ए बार भाग जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, अंश में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हर में है ए बी बराबर को उधर क्या कर देते हैं, अंश में कर देते हैं, गुणा में हो जाएगा जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा, जीरो के साथ गुणा हो जाएगा तो सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एक्स ऋण ए वाई बराबर आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं ना, तो गुणांकों को हम लोग यदि बराबर करना चाहें ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे ए वाई है, तो यहाँ पर बी वाई है ना, यही धनात्मक ऋणात्मक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस समीकरण में हम लोग बी से गुणा कर देंगे ताकि यहाँ पर ए ऋण ए बी हो जाए, ठीक है, ए बी वाई, और यहाँ पर हम लोग इस समीकरण में ए से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी वाई हो जाएगा, ठीक है, और दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे। लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 में हम लोग बी से बी तथा समीकरण 2 में यहाँ से बी से और यहाँ पे ए में, ठीक है, ए से गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में ए से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 1 में यदि हम लोग बी से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक कर करेंगे, दोनों पदों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स हो गया ऋण ए हो जाएगा और बी का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ऋण ए बी वाई हो जाएगा, ठीक है, और बराबर को उधर जीरो में गुणा कर देंगे तो जीरो ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे ना ए से गुणा करना है इस समीकरण में, समीकरण 2 में, तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपको एक्स मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स मिला, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे धन ए बी वाई मिल जाएगा, ठीक है, और ए से इन दोनों पदों में गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर यही मिलेगा ए स्क्वायर नहीं, ए पर 3 घात हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए से इसमें हम लोग गुणा करना है, ए पर 3 घात प्लस यहाँ पे ए बी पर 2 घात, ठीक है, दोनों पदों में यहाँ पर भी ए से गुणा हो जाएगा, ठीक है, और सिंपली हम लोग को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, ठीक है, घटाएंगे तब चिन्ह चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों पदों को देखें ना, तो दोनों एक्स का ही पद है, ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, दोनों में से हम लोग एक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं, एक्स उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऋण में ए बी वाई और यहाँ पे धन ए बी वाई, ये घट कर क्या हो गया, जीरो हो गया, बराबर के उधर क्या बचा, यही बचा हुआ है, ए पर 3 घात प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यही बचा हुआ है। चलिए बस इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे यक्स, यहाँ पे यक्स है और कोष्टक में लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे दोनों धनात्मक ही राशि है, पहले यहाँ पे ए स्क्वायर को लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जीरो को हटा देते हैं, और इन दोनों में से ना हम लोग यहाँ पे ए उभयनिष्ठ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभाजित होगा, है ना, तो यहाँ पे ए को हम लोग उभयनिष्ठ ही कर लेते हैं, जो हमने गुणा कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड करके लिख देते हैं, यहाँ पे ए उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो गुणा बराबर उधर भागा में भेज देते हैं, यहाँ पे यक्स बराबर आपको मिलेगा ए और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, बटे में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा यह, ठीक है। तो अंश और हर में सेम राशि है, विभाजित हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में विभाजित हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू आपको ए निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसका मान किसी भी समीकरण प्रतिस्थापित कर दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 में ही हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे यक्स बराबर ए समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पे बी है, ठीक है, और यक्स के स्थान पर हम लोग क्या ए प्रतिस्थापित कर दें तो बी ए हो जाएगा, या ए बी कह दीजिए। ऋण यहाँ पे ए है फिर वाई है, ठीक है, ऋण ए वाई बराबर के इधर जीरो है, ठीक है। तो हम लोग चलिए बी का ही मतलब वाई का ही हम लोग मान निकालना है, तो इसी को हम लोग बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे ए बी इसको लिख देते हैं, है ना, बी ए लिख दें या ए बी, दोनों तरह से बात एक ही है। यहाँ पे ऋण ए वाई है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए गुणे में बराबर के इधर भागा में भेज देते हैं ना, क्योंकि हमें वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए बी बटे यहाँ पे अंश में था, हर में आ गया ए, बराबर के इधर वाई बचा, ठीक है। अंश और हर में से ए विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ही सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पे सीधा करके इसको लिख देते हैं, या वाई बराबर आपको बी मिला, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं समीकरण युग्म के हल, अतः समीकरण युग्म के हल यक्स बराबर ए कामा वाई बराबर बी है, ठीक है।
आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न में। चौथे वाले प्रश्न में हमें रैखिक समीकरण युग्म दे दिया गया ना, ए ऋण बी इंटू एक्स है प्लस ए प्लस बी इंटू वाई है बराबर ए स्क्वायर ऋण 2ab ऋण बी स्क्वायर है। ठीक है, ये तो पहला रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा ये दे दिया गया ए प्लस बी और कोष्टक में देख रहे हैं एक्स प्लस वाई दे दिया गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों रैखिक समीकरण युग्म को नोट करते हैं। दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक्स के गुणे में है। ठीक है, यहाँ पे ए ऋण बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको गुणनखंड करके दे दिया गया है। ठीक है, एक्स प्लस वाई को अलग लिख दिया गया है, ए प्लस बी को अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ए प्लस बी को एक बार इसमें गुणा कर देते हैं, एक बार इसमें। ठीक है, इसको तो हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी का हम दोनों पदों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों पदों में गुणा कर देंगे ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का हमने एक्स में गुणा कर दिया और ए प्लस बी का वाई में भी गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वाई बराबर किधर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे ए प्लस बी का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण में ना, इन दोनों समीकरणों को देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए गुणांक बराबर है, ए प्लस बी वाई है, यहाँ पर भी ए प्लस बी वाई है। सिंपली हम लोग क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को घटा देना है। ठीक है, इसी समीकरण में से इसको हम लोग घटा देते हैं, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि द्वारा हल। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों का समान चिन्ह है ना, दोनों धनात्मक समान चिन्ह रहेगा तो हमेशा घटा देंगे। ठीक है, विपरीत चिन्ह रहेगा जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं पहले वाले समीकरण को। समीकरण 1 में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, तो यहाँ पे ए ऋण बी इंटू एक्स है प्लस ए प्लस बी इंटू वाई है बराबर के इधर ए स्क्वायर ऋण 2ab ऋण बी स्क्वायर है। ठीक है, और इस समीकरण को घटाते हैं तो यहाँ पर है ए प्लस बी इंटू एक्स है और प्लस ए प्लस बी इंटू वाई है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे सबका चेंज हो जाएगा। ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो गया, यहाँ पर ये भी धनात्मक है तो ये भी अब ऋणात्मक हो गया, ये भी धनात्मक है ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ये भी अब ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों पदों में से तो आप चाहें तो एक्स उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, ये तो घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम गुणांक भी बराबर है। ठीक है, विपरीत चिन्ह घटकर 0 हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए, इन दोनों पदों में यहाँ प्लस करके लिख देते हैं 0 को। ठीक है, बराबर की तरह जो यहाँ बचेगा इसको भी हम लोग घटा लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इन दोनों पदों में से यदि एक्स आप उभयनिष्ठ कर देंगे ना, देखिए एक्स हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक कोष्टक में ए ऋण बी है। ठीक है, ए ऋण बी है। चलिए, बड़ा कोष्टक करके लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए ऋण बी और यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह है, अब ये ऋणात्मक है तो ये हो गया ऋण कोष्टक में ए प्लस बी है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक बंद है ना। दोनों पदों में से हमने एक्स को उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पहले वाले कोष्टक में था ए ऋण बी और यहाँ पे ए ऋणात्मक हो गया था, है ना, ऋण ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस ये तो 0 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर धनात्मक है, यहाँ पे सजाती पदों को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर धनात्मक है, ए स्क्वायर ऋणात्मक है, ये तो घटकर 0 हो जाएगा, ये पद समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, ऋण 2ab, ये बच जाएगा। ठीक है, ऋण 2ab मिला। अब देखिए यहाँ पर भी ऋण बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ऋण बी स्क्वायर है, तो दो ऋण बी स्क्वायर आपको मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे यह तो समाप्त हो गया, जितना धनात्मक था उतना ऋणात्मक था, घटकर आपस में 0 हो गया। अब यहाँ पे ऋणात्मक हो गया था, ऋण बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ऋण बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ोगे ऋण 2b स्क्वायर और यहाँ पे ऋण 2ab, तो इसी प्रकार से रह गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसका कोष्टक खोल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, कोष्टक हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए ऋण बी। ठीक है, और यहाँ पे ऋण दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ऋण ए ऋण बी मिला। ठीक है, बराबर के उधर ऋण 2ab ऋण 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि धन ए है और यहाँ पर ऋण ए, यह भी घटकर 0 हो गया, है ना, घटकर 0 हो जाएगा, धन ए और ऋण ए घटकर 0 हो गया। और यहाँ पे चलिए इस तरह से काट देते हैं। ठीक है, यह घटकर 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऋण बी 2 ऋण बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स गुणते ऋण 2b मिला। ठीक है, बराबर ऋण 2ab ऋण 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे यक्स, यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे बटा में इसको भेज देते हैं ना, ऋण 2b बटा में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों पदों में से ना ऋण 2b तो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे ऋण 2b उभयनिष्ठ ले लेते हैं ना, ऋण उभयनिष्ठ ले लेंगे, दोनों संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी। ठीक है, 2 भी दोनों पदों में से उभयनिष्ठ है, 2 भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, b भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं ना। देखिए कोष्टक के अंदर बचा गया, है ना, चिन्ह तो दोनों का चेंज हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर तो ऋण 2 भी ले लिया, यहाँ पे b भी ले लिया, सिर्फ आपको a बचा। ठीक है,
अब यहाँ पर भी ऋणात्मक हमने उभयनिष्ठ लिया तो ये धनात्मक हो गया है ना। अभी गुणा कर देंगे, यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, यहाँ पर भी धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, दो भी हमने उभयनिष्ठ लिया, बी भी है ना, तो यहाँ पे बी का 2 बार गुणनखंड है तो एक तो बचेगा अभी। ठीक है, यही बचा। अभी इसका पहले पद में गुणा कर देंगे तो ऋण 2 ए बी मिल जाएगा, यह भी पद मिल जाएगा। यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, और 2 और बी का बी में कर देंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे पद फिर वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अंश में भी ऋण 2 भी है, हर में भी 2 भी है, विभाजित हो जाएगा, 2 बी से 2 भी विभाजित हो जाएगा, और ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिल जाएगा है ना, और 2 भी विभाजित हो गया। तो एक्स का वैल्यू आपको ए प्लस बी मिला। ठीक है, यही मिला। अब इसका वैल्यू किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसका वैल्यू हम लोग समीकरण एक में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक्स बराबर ए प्लस बी, एक्स बराबर ए प्लस बी समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक हम लोग का यही है ना, यही हम लोग का समीकरण एक है। इसे यही एक्स के स्थान पर हम लोग ए प्लस बी प्रतिस्थापित कर देंगे है ना, यही सब पूरा समीकरण रहेगा। इस पूरे समीकरण को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर है ए ऋण बी है और एक्स था, तो एक्स के स्थान पर हम लोग को ए प्लस बी प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, और प्लस ए प्लस बी है इंटू वाई है बराबर किधर ए स्क्वायर ऋण 2 ए बी ऋण बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पूरे समीकरण को हमने नोट कर दिया, समीकरण एक को। बस यहाँ पे एक्स था तो एक्स के स्थान पर ए प्लस बी हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का यहाँ पे सर्वसम क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड के रूप में, तो गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ए प्लस बी इंटू वाई बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण 2 ए बी ऋण बी स्क्वायर। ठीक है, यह धनात्मक है, बराबर को उधर भेज देते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे धन ए स्क्वायर है तो ऋण ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। बस इस पद को यहीं पर रहने देते हैं, ए प्लस बी इंटू वाई है बराबर किधर ए स्क्वायर ऋण 2 ए बी ऋण बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा तो ऋण ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऋण बी स्क्वायर है तो यहाँ पे धन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि धन ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ऋण ए स्क्वायर, तो ये घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये घटकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण बी स्क्वायर है, यहाँ पे धन बी स्क्वायर, ये भी घटकर 0 हो गया। ठीक है, घटकर 0 हो गया, तो यहाँ पे ऋण दो ए बी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बराबर लिखते हैं, यहाँ पे गुणे में तो ये भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 2 ए बी और बटा ए प्लस बी यही बचा, यही वाई का वैल्यू आपको निकल कर आया है। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर ए प्लस बी तथा y बराबर ऋण 2 ए बी बटा ए प्लस बी है। ठीक है, कोष्टक में करके लिखना रहता है, कोष्टक में भी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी को। ठीक है, 3x और y का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया। इस प्रकार से चौथा प्रश्न हल हो गया। चलिए, तो जो भी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म थे दोनों को हमने नोट कर लिया। इस प्रकार से हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए इस समीकरण को इन समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए यदि गुणांक आप बराबर करेंगे तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है ना, कि एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों समीकरणों को घटा देना है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 152x ऋण 378 y बराबर यहाँ पे ऋण 74 हो गया। ठीक है, एक बार जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 378 x प्लस 152 y बराबर ऋण 604 हो गया। ठीक है, जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पर लेकिन विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, इकाई के स्थान में इसमें से ये घटेगा है ना, इसका वैल्यू अधिक है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान में से 8 में से 2 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे x लिख देते हैं, x तो रहेगा और ऋणात्मक रहेगा, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा ये ऋणात्मक ही मिलेगा है ना, क्योंकि ऋणात्मक मान अधिक है, इसी में से हम लोग इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो इकाई स्थान में घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर घटा देते हैं 378 दिया हुआ है। ठीक है, 152 यदि आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पे 2 भी, यहाँ पर भी 2 मिलेगा। ठीक है, 226, यहाँ पे 226 मिला ऋणात्मक का। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं विपरीत चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर भी घटेगा, तो यहाँ पर यह इसका वैल्यू अधिक है। ठीक है, तो यह भी 378 ही है, ये भी 378 है और इसमें से भी 152 नहीं घटाना, तो यहाँ पर भी आपको 226 ही मिलेगा। ठीक है, वो भी ऋणात्मक का है ना, ऋणात्मक वैल्यू अधिक है, तो ऋण 226
आपको y मिला, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों राशि आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, है ना। 4 4 8 हो गया इकाई के स्थान पे, ठीक है। और दाएं के स्थान पे साथ में 0 जोड़ देंगे तो 7 ही मिलेगा, और सैकड़े के स्थान पर 6 ही रहा, ठीक है। और दोनों ऋणात्मक था, यहाँ पे ऋण का हमने चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर इन दोनों पदों में से ना ऋण 26 उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऋण 26 उभयनिष्ठ कर लेते हैं, 226 है, ऋण 226 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं ना। तो देखिए x प्लस वाई बचेगा, ठीक है, बराबर के ऋण 678 है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर ऋण 226 का हम लोग पहले पद में गुणा कर देंगे तो धनात्मक ऋणात्मक गुणा करके ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी, यहाँ पर भी धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी, ठीक है। ऋण यहाँ पे 226 x हो जाएगा, ऋण 226 यहाँ पर y भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण 226 हमने उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ पर गुणा में बराबर की तरफ भागा में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर यहाँ पे ऋण 678 है और बटा यहाँ पे ऋण 226 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अंश और हर में नहीं, यह संख्या विभाजित है, ठीक है। 226 से यहाँ पर ये 3 बार विभाजित है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए 226 में हम 3 से गुणा करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल लग जाएगा, 3 दूना यहाँ पे 6, 3 दूना 6 और एक हासिल 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं यही आ रहा है 678 ही आ रहा है। तो कितना बार में, 3 बार में विभाजित है पूरी तरह से, और ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक ही संख्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपको यहाँ पे 3 मिला, ठीक है। ऋण में ऋण गुणा होकर धनात्मक संख्या मिला, और 226 से इसको हम लोगों ने विभाजित किया, 3 बार में पूरी तरह विभाजित है। तो इस प्रकार से आपको एक समीकरण मिलेगा, ठीक है। इसको हमने समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। एक बार तो हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, और एक बार क्या कर देते हैं, इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे समीकरण, अब देख रहे हैं काफ़ी आसान हो गया। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे 1 तथा 2 को, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण इस प्रकार से लिख देते हैं, समीकरण 2 फिर को घटाने पर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। चलिए तो यहाँ पे समीकरण 1 को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 152 है इंटू x ऋण 378 वाई बराबर है यहाँ पे ऋण 74 है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 2 को हम लोग नोट करते हैं, तो ऋण 378 है इंटू x है ना, इंटू x प्लस 152 वाई बराबर ऋण 604 है। अब यहाँ पर हमने लिखा है घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो गया, ये धनात्मक है तो अब ये ऋणात्मक हो गया, यहाँ पर ये ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो गया। चलिए यहाँ पर अब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है ना, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे इकाई के स्थान पर 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 0 एक हासिल लगा। यहाँ पे 7 5 12 हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ देंगे 12, एक हासिल 13, फिर एक हासिल लगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 4 एक हासिल 5 हो गया, 530 निकल कर आया, इनका योगफल x, ठीक है। और दोनों पद धनात्मक था, ये अब देख रहे हैं दोनों पद ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ तो y तो रहेगा ही, इकाई के स्थान में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा, 10 को 0 एक हासिल लगा। यहाँ पे भी 7 5 12 एक 13, ठीक है, फिर एक हासिल लगा, 3 1 4 एक 5 हो गया, ठीक है। दोनों सेम ही राशि था। देखिए यहाँ पर भी 152 था, तो यहाँ पर भी 152 है, यहाँ पर भी 378 है, तो यहाँ पर भी 378 है। यहाँ पर जोड़ा गया तो दोनों का सेम ही वैल्यू आ गया, ठीक है। और बराबर की तरफ देखिए विपरीत चिन्ह हो गया यहाँ पर ना, ये ऋणात्मक है और यह धनात्मक है ना। तो यहाँ पर इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 604 में से यहाँ पे 74 हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 604 ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है 74, ठीक है। घटा देंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, दाएं के स्थान पर एक यहाँ पे हासिल लेगा, मतलब यहाँ पे 60 में से आपको 7 घटाना है, 53 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 60 में से 7 घटाएंगे तो क्या 53 मिलेगा, 530 मिला आपको, ठीक है। वो भी धनात्मक है। पर भी दोनों पदों में से देख रहे हैं ना, ये 530 उभयनिष्ठ है, तो 530 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे ऋण y, ठीक है। x ऋण y बराबर यहाँ पे 530 आपको मिला, यहाँ 530 गुणा बराबर को उधर भागा में भेज देते हैं। तो यहाँ पे x ऋण y बराबर 530 बटा यहाँ पे 530 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही बार में आए थे, तो x ऋण y बराबर आपको 1 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर इसे 4 बना देते हैं। यहाँ पे लिखना रहेगा तो आप लिख दीजिएगा, विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं धन y है और यहाँ पे ऋण y है, सिंपली क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ना है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 3 ही है, x प्लस वाई बराबर 3 है, समीकरण 4 यही है, x ऋण y
बराबर आपको 1 है, ठीक है। जोड़ेंगे तो यहाँ पे x में जो जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं। x में x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे धन y और ऋण y विभाजित होकर 0 हो जाएगा। बराबर किधर 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणा में बराबर उधर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4/2 मतलब यहाँ पे 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको 2 मिला। अब इसका मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई का योगफल 3 है, ठीक है। तो x का वैल्यू अकेले 2 हो गया, तो ये y का वैल्यू कितना 1 निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख दीजिए x बराबर 2 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 3 है, ठीक है, यही है x प्लस वाई का वैल्यू 3। तो यहाँ पे x के स्थान पर 2 रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे प्लस वाई बराबर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 2 धनात्मक के बराबर उधर कर देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो 1 ही मिलेगा आपको y का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे धन 2 है, बराबर उधर कर देंगे, ऋण 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 मिलेगा, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल, रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है, ठीक है। इस प्रकार 7वां प्रश्न में जो 5 प्रश्न थे सभी 5 प्रश्न हल हो गए। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 हम लोग को दे दिया गया ना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7, इसी आकृति की बात कर रहे हैं। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। हम लोग को यहाँ पे प्रत्येक कोण यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है। यही चक्रीय चतुर्भुज यही होता है ना, कि जो भी यहाँ पे चतुर्भुज बनता है वृत्त के अंदर बनता है, वो भी सभी उसके शीर्ष क्या रहते हैं, चतुर्भुज के सभी वृत्त के परिधि पर ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का एक खासियत ये होता है ना, देखिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, लेकिन वही चक्रीय चतुर्भुज में तो चारों कोणों को जोड़ेंगे 360 अंश तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज में ना सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पे इस और इस कोण का योगफल कितना 180 अंश, यहाँ पर भी इस और इस कोण का योगफल कितना 180 अंश रहेगा, ठीक है। लिखते हैं दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हम लोग को दे दिया है। चूँकि चक्रीय लिख देते हैं, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग या योगफल लिख सकते हैं, योग 180 अंश होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को 2 समीकरण यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए और समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। देखिए इस कोण को, यहाँ पे कोण A और C क्या है, सम्मुख कोण है ना। तो यहाँ पे इन दोनों सम्मुख कोणों को जोड़ देंगे ना, तो हम लोग को इन दोनों का योगफल कितना 180 अंश मिलेगा। और यहाँ पे D पर और यहाँ पे जो B पर कोण बना है ना, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तभी भी हम लोग को 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऋण 4x है और यहाँ पे एक 4y + 20 है, ठीक है। इन दोनों का योगफल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है ऋण 4x और यहाँ पे प्लस हम लोग जोड़ते हैं 4y + 20 दिया था, ठीक है। इनका योगफल कितना 180 अंश हो जाएगा, है ना। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे +20 से बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं ना, थोड़ा सा इसका हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 4x और प्लस यहाँ पे 4y और यहाँ +20 से बराबर उधर कर देते हैं, ऋण 20 हो जाएगा। 180 अंश में से हम लोग को यहाँ पे 20 अंश घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सब यहाँ पे कोण ही है, ठीक है। ये भी कोणों को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 4x धन यहाँ पे 4y, ठीक है। यहाँ पर 180 अंश में से जब आप 20 अंश घटा देंगे तो 160 अंश आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं कि 4 से विभाजित है, तीनों पद विभाजित है, तो 4 से यदि हम लोग भाग दे देंगे तो ऋण 4, यहाँ पे 4 तो समाप्त हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे x है, ठीक है। यहाँ पे 4 से भाग देंगे, यहाँ 4 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी +y बचेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे 4 चौका 16, यहाँ पे 40 अंश बचेगा, है ना। तो इसे हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे चलिए इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे इन दोनों कोणों को तो हमने जोड़ दिया, ठीक है, समकोणों को A और C पर जो कोण बन रहा था, है ना। इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं। यहाँ पे 3y ऋण 5 है एक, और एक यहाँ पे ऋण 7x + 5 है, ठीक है। ऋण 7x + 5 और यहाँ पे 3y ऋण 5, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 7x + 5 और प्लस 3y ऋण 5, इनका भी योगफल कितना 180 अंश है ना। अब इसको भी थोड़ा हम लोग हल करते हैं। देखिए
यहाँ पे ऋण 7x है, इसी प्रकार से ऋण देते हैं। यहाँ पे धन 5 और ऋण 5 विभाजित होकर 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 3y बचेगा बराबर यहाँ पे 180 अंश। ठीक है, चलिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इन दोनों समीकरणों को ना विलोपन विधि द्वारा हम लोग हल कर देते हैं ना। तो आप चाहें तो x का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं, आप चाहें तो y का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग y का ही गुणांक बराबर कर देते हैं, इस समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, तब यहाँ पर भी 3y हो जाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पर बात करें तभी भी समान चिन्ह है, यहाँ पर भी बात करें तभी भी समान चिन्ह है। ठीक है, हम लोग को एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर यदि y का आप गुणांक बराबर करना चाहते हो तो इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं हम लोग। समीकरण 1 में यदि आप 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ऋण 3x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो धन 3y मिलेगा, है ना। 3 से गुणा कर देंगे दोनों पद होंगे, यहाँ पर भी गुणा होगा बराबर 3 चौको 12 हो जाएगा, 120 अंश मिला। ठीक है, अब इस समीकरण को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर है ऋण 7x, यहाँ पे धन 3y बराबर यहाँ पे 180 अंश है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऋणात्मक है तो अब ये धनात्मक हो गया, यहाँ पर ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, धनात्मक है तो अब ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7x धनात्मक है और यहाँ से 3x घटा देंगे तो आपको 4x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे धन 7x है और यहाँ से आप 3x घटा दिए तो 4x बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 3y है और यहाँ पे धन 3y, ये घट कर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे, यहाँ पे विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है। ठीक है, तो 120 यहाँ पे 180 अंश में से 120 अंश यदि आप घटा देंगे ना तो ऋणात्मक का तो राशि बचेगा ही। ठीक है, ये बचेगा और यहाँ पे 60 अंश बचेगा। ठीक है, 180 अंश में से 120 अंश घटा देंगे, 60 अंश बचेगा। चलिए यहाँ पर 4x 0 घटा देते हैं, ऋण 60 अंश। ठीक है, 4 गुणा में बराबर की तरफ देते हैं, भागा में हो जाएगा, तो x बराबर ऋण 60 अंश बटा यहाँ पे 4। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो ऋण हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 0 20 है, तो 4 5 20। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वैल्यू कहीं पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में ही हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं x बराबर ऋण 15 अंश समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 1 हम लोग का ही है, यहाँ पे ऋण x धन y बराबर यहाँ पे 40 अंश है ना, तो यहाँ पे ऋण तो रहेगा ही, x का वैल्यू आपको ऋण 15 मिला है। ठीक है, ऋण 15 अंश मिला हुआ है। ठीक है, ऋणात्मक पहले से था, x के स्थान पर हमें ऋण 15 अंश प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस y बराबर यहाँ पे 40 अंश है। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, और बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे 40 अंश लिखते हैं। देखिए ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार नोट ही कर देते हैं, यहाँ पे धन 15 अंश मिला। ठीक है, यहाँ पे y बराबर यहाँ पे धन 15 है, बराबर को उधर हो जाएगा 40 अंश ऋण 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 घटा देंगे तो आपको 25 मिलेगा, y का वैल्यू 25 अंश मिला। ठीक है, अतः हम लोग देखिए x और y का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब सभी कोण को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, देखिए जो कोण ए शीर्ष पे कोण बन रहा है ना, यहाँ पर है 4y + 20 है। ठीक है, यही बन रहा है, हमने x और y का वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4y + 20 है। ठीक है, कोण ए, अतः हम लोग लिख देते हैं कोण ए बराबर दिया हुआ है हम लोग को ना 4y + 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर हम लोग हल करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तो रहेगा ही, y के स्थान पर हम लोग यहीं प्रतिस्थापित करना है 25। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों ने 25 ज्ञात किया हुआ है, प्लस यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे ना तो कोण ए का मान आपको निकल कर आएगा 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 25 दूना 50 और यहाँ पे 25 या 75, 25 चौका 100 होता है, 100 में यहाँ पे 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 अंश मिला। ठीक है, कोण ए का वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोण बी का भी ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोण बी का यदि आप ज्ञात करना चाहें ना तो 3y ऋण 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 और y का मान हमने ज्ञात किया हुआ 25 और यहाँ पे ऋण 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 3 75 हो जाएगा, 75 अंश में से आपको ऋण 5 घटाना है। ठीक है, 5 अंश घटा देना है तो आपको 70 अंश मिलेगा। ठीक है, कोण बी का मान आपको मिला 70 अंश मिला। ठीक है, इस प्रकार से चक्री चतुर्भुज के 2 कोण ज्ञात हो गए, ए बी 2 कोण ज्ञात हो गए। चलिए सी का हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। सी का वैल्यू कितना है, ऋण 4x है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए यहीं पर हल कर देते हैं,
कोण सी बराबर आपको दे दिया गया है ऋण 4x है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 4 तो रहेगा, x का वैल्यू आपको ऋण 15 निकल कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 15 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे 4 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी कोण सी का वैल्यू 15 चौका 60 अंश, ठीक है। ऋण में ऋण का गुणा हो गया, धनात्मक संख्या मिलेगा, 15 चौका 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कोण सी का वैल्यू आपको 60 अंश निकल कर आ गया। चलिए आप कोण डी का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो कोण डी के लिए देखिए यहीं पर है ऋण 7x धन 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऋण 7x धन 5 है ना, तो ऋण 7 हो जाएगा, x का वैल्यू तो हमने ज्ञात किया ऋण 15, यहाँ पे ऋण 15, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5 है, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, कोण डी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक संख्या मिलेगी, ठीक है। और 15 7 105 होता है, ठीक है, 105 और प्लस 5 है, ठीक है, जोड़ना है हम लोग को। तो बराबर यदि हम लोग जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, 110 अंश आपको निकल कर आ गया, ठीक है। 110 अंश मिलेगा, है ना। यहाँ पर लिखना रहेगा तो लिख देंगे, कोण डी का वैल्यू आपको 110 अंश मिला, ठीक है। तो इन चतुर्भुज के चारों कोण निकल कर आए, ठीक है। इन चतुर्भुज के चारों कोणों को आप जोड़ देंगे ना, तो आपको 360 अंश मिलेगा, है ना। जो भी सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे ना, यहाँ पे जो भी सम्मुख कोण है ए और सी है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो 180 अंश आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बी और यहाँ पे डी, ये दोनों सम्मुख कोण है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे 70 में 110 अंश जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा। यहाँ पर भी 120 में 60 अंश जोड़ देंगे तो आपको 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात हो गए। चलिए ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नावली के भी सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।